हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। दो बातें बोलूंगा स्टार्ट करने से पहले। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक आते हैं, इससे नो डाउट मेरे अंदर एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता है। बस आप इसको ऐसे ही मेंटेन रखना। 100% मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके अंदर एनर्जी का लेवल मैं मेंटेन करूंगा। आपके हर डाउट, हर कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो स्टार्ट करते हैं। Myself, Dr. Manish Dubey, my PhD funded from Indian Council of Medical Research, New Delhi. I am senior faculty of Geology, Sarvottam Institute, Kota, and I am also senior faculty of Geology, Akash Institute, Delhi, and GCI Seeker. I am also author of four national and international books, and my total 22 research paper published in national and international journals. My total teaching experience more than 12 years in this field, more than 5,000 doctors under my mentorship. I will help you to develop क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट विद बेस्ट नोट्स एंड एग्जाम्पल। ये मेरा प्रॉमिस है। क्रैक नीट यूजी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। नो डाउट ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ें। आने वाले टाइम में 6 सितंबर और 12 सितंबर को मैं इस प्लेटफॉर्म पर क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आप आओ। और आने का तरीका क्या है मैं समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। फिर मैं तो चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के प्लस सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने को मिलेगा। उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर, गेट सब्सक्रिप्शन, क्लिक करना है, देन आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस मीन्स आप अपने एडुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे अपने डाउट्स क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चरल कोर्स होंगे, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विज हैं जो आपकी स्टडी को इवेल्युएट करते हैं। यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, यानी आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नो डाउट अनलिमिटेड टाइम आप किसी भी एडुकेटर की लाइव या यूट्यूब रिकॉर्डेड क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर ये है कि अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो नो डाउट 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ आपको ओनली 2 ईयर के लिए ओनली पे करना होता है 32,400। और आप 12th के या 13 के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा ओनली 27,000 1 ईयर के लिए। क्योंकि 12th और 13 के लिए 1 ईयर कोर्स सफिशियंट है। बट अगर आप कोई छोटा सा कोर्स लाइक क्रैश कोर्स, कोई सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आप किसी भी कोर्स को लेते हैं तो यहाँ मेरा कोड है MD। MD मतलब आप समझ गए, MD सर 001, जो आप नहीं भूलेंगे। तो MD 001 कोड का यूज करेंगे तो नो डाउट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, बायोलॉजी स्कोर बूस्टर फाइनल टच नीट 2020 सुपर सीरीज। इस सीरीज के अंदर आप बिलीव करो या ना करो, इस सीरीज के अंदर मैंने जो जो सिस्टम यूज किया है, इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट यूज किए हैं। इसमें क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी मैंने कराई है। इसके अंदर मैं आपको सारे ऐसे हाईली कैसे कह सकते हो कि वो क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उन क्वेश्चंस को मैंने यूज किया है। क्वेश्चंस के बेस पर मैंने आपको सारी एनसीईआरटी यहाँ रिवाइज करानी है। इसके अलावा मैं यहाँ आपको एनसीईआरटी के वो सारे डायग्राम या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी डिस्कस कराने वाला हूँ विद सुपर। ऐसे टॉपिक को भी मैं डिटेल में ले रहा हूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग एवरी ईयर बहुत ज्यादा होती है। बेटा इसका वेटेज मैं बता चुका हूँ कि सीरीज में 10 लेक्चर में लेने वाला हूँ। 10 लेक्चर का वेटेज है 100 to 120 मार्क्स, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में यहाँ कवर करूंगा विद इन 10 लेक्चर।
फीचर्स में बता चुका हूँ आपको। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी डायग्राम होते हैं यहाँ सारे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी करने वाले हैं। हाईली वेटेज टॉपिक को भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम यूज कर रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन हाई वेटेज कोर्स है, नो डाउट। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो इस फोर्थ लेक्चर में ध्यान रखना, हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज फोर्थ लेक्चर है, इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका वेटेज अगर देखोगे तो 2010 में 3, अगेन 3 ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आगे जाकर के यानी मिनिमम जो क्वेश्चन आया है 1 और मैक्सिमम 3, यानी ऑन एन एवरेजन देखोगे 2 क्वेश्चन का वेटेज तो है इसका, यानी 8 मार्क्स काफी वेटेज है। तो सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैक्सिमम बच्चे काउंटर करंट मैकेनिज्म में कंफ्यूज होते हैं, तो समझना मेरी बात। काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या? ये वो मैकेनिज्म है जो यूरिन को क्या करती है, कंसंट्रेट करती है। तो एक्चुअल में ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन सी मैकेनिज्म है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पर, वो समझना। सबसे पहला क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इन्वॉल्व इन, समझना, इन दिस मैकेनिज्म, तो आप बोलोगे वो कौन कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जो इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है? तो लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये दो ही इन्वॉल्व होते हैं। पीसीटी, डीसीटी या वोमेंस कैप्सूल एटसेट्रा ये इन्वॉल्व नहीं होते। काउंटर करंट मैकेनिज्म में ओनली लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट दो ही इन्वॉल्व होते हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है पार्ट ऑफ किडनी विच इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन या इन दिस मैकेनिज्म, आप बोलोगे मेडुला। समझना मेरी बात, किडनी के 2 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो यहाँ मेडुला भी इन्वॉल्व होता है और वासा रेक्टा भी इन्वॉल्व होता है। तो मेडुला एंड वासा रेक्टा बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर, ठीक है, मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी मेडुला के अंदर एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट समझना कि आप कह सकते हो 300 मिली ऑस्मोल से लेकर के 1200 मिली ऑस्मोल तक का जो कह सकते हो ऑस्मोलरिटी, या कह सकते हो कि इसको हिंदी में बोलते हैं परासरणता, यानी कह सकते हो कि ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट, कम से ज्यादा की तरफ ऑस्मोलरिटी का बढ़ना, ये कौन मेंटेन करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये सारे वो पॉइंट हैं जो काउंटर करंट से डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, या NaCl और यूरिया ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर, या कह सकते हो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट क्रिएट करने के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच हैव ऑस्मोलरिटी लेस देन बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलरिटी। तो इसमें ध्यान रखना है जो डीसीटी की ऑस्मोलरिटी होती है वो बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलरिटी से कम होती है, जो मैं बताने वाला हूँ। अब इन सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इन्वॉल्व इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, LH और कलेक्टिंग डक्ट। LH का मतलब हो गया हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। पार्ट ऑफ किडनी मेडुला एंड वासा रेक्टा। और ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेडुला वाले पार्ट में कौन मेंटेन करता है? NaCl और यूरिया। और ये क्लियर ही हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब समझना मेरी बात, अगर हम बात करते हैं बेटा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये ऐसे ऐसे, ऊपर तो कॉर्टेक्स हो गया और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? मेडुला। नीचे मेडुला हो गया, समझना। यानी अब यहाँ पर कॉर्टेक्स का एक भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान रखना। ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा मानो ये है रीनल पायरामिड, समझना। ये नीचे वाला रीनल पायरामिड है जो किडनी के मेडुला वाले पार्ट में होते हैं, और ऊपर वाला पार्ट टोटल कॉर्टेक्स है। तो पोजीशन भी समझ में आ रही होगी, नेफ्रॉन का पीसीटी, डीसीटी, वोमेंस कैप्सूल सब कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स में। और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होते हैं? मेडुला में। तो क्लियर हो गया होगा पहली बात। अब ध्यान से देखना, पूरी कॉर्टेक्स में अगर हम ऑस्मोलरिटी की बात करते हैं, कितनी ऑस्मोलरिटी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पर मेडुला के अंदर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। देखो 300 से 600 पहुंच गया, देन 900 पहुंच गया, फिर 1200 पहुंच गया, बिल्कुल लोअर मेडुला के अंदर, समझना। तो यहाँ पर जो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट है यही रिस्पॉन्सिबल है काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए। अब बात आती है इसको काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, समझना। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो। यहाँ एक्चुअल में है क्या, मैंने बताया कि पहले तो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म। देखो ये मैकेनिज्म कहाँ चल रही है? मेडुला में चल रही है। तो मेडुला में लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, पहली बात। दूसरी बात तो समझना, काउंटर क्यों बोला हमने, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है, समझना, अपर से लोअर डायरेक्शन में, किसमें? लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में लोअर टू अपर डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के काउंटर में है।
पहली बात। इनके चारों तरफ जो डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ध्यान रखना, एक्चुअल में नेफ्रॉन के चारों तरफ जो कैपिलरी नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरी मतलब उसके अराउंड, ट्यूबुलर यानी ट्यूब्यूल के अराउंड मिलने वाली कैपिलरी। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो कॉर्टेक्स में होती है उसको तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही बोलेंगे, बट पेरीट्यूबुलर कैपिलरी विच प्रेजेंट इन मेडुला अराउंड लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट उसको बोलते हैं स्पेशली वासा रेक्टा। यानी इस लूप ऑफ हेनले के अराउंड क्या है, वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड, और ब्लड इन ट्यूब्यूल्स के अपोजिट है। समझने की कोशिश करना, अगर ये डिसेंडिंग लूप है तो डिसेंडिंग लूप के अराउंड जो वासा रेक्टा होगा तो उसमें ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट। यानी आप कह सकते हो डिसेंडिंग लूप के अराउंड जो ब्लड वेसल्स होंगे, मैं यहां बना दे रहा हूं, एनसीईआरटी ने अलग बना के दिखा दिया है, आगे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो कहां होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, लोअर टू अपर। यानी इसके यहाँ डायरेक्शन क्या है, अपर टू लोअर, तो यहाँ क्या होगा, लोअर टू अपर। ऐसे ही आप यहां भी कह सकते हो कि यहाँ जो ब्लड कैपिलरी होंगे असेंडिंग लूप के अराउंड, इसमें ब्लड का फ्लो कहां होगा, इसमें ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में। यानी लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग वाले पार्ट में लोअर टू अपर हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, अपर टू लोअर। ऐसी कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, अपर टू लोअर, तो इनके अराउंड जो ब्लड वेसल्स होंगे उनमें क्या होगा, लोअर टू अपर। यानी यहां पर ब्लड वेसल्स जो इनके अराउंड हैं उनमें ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, आपस में भी अपोजिट डायरेक्शन में, और आप कह सकते हो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के हिसाब से भी ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहाँ एक दूसरे के काउंटर में ब्लड भी फ्लो कर रहा है और एक दूसरे के काउंटर में ब्लड और फिल्टरेट भी फ्लो कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट का फायदा क्या है, ये काउंटर करंट कैसे यूरिन को कंसंट्रेट करता है, मैं वही समझाने वाला हूं। समझना क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो पहले ध्यान रखना कि कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, फिक्स होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और यही ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड, बॉडी की ऑस्मोलरिटी भी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, पर लीटर। यानी कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी के इक्वल होती है, पहली बात। क्लियर है बिल्कुल। जबकि मेडुला के अंदर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, और इस ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को कौन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको बताया था मैंने, NaCl प्लस यूरिया। ठीक है, NaCl प्लस यूरिया, ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है इसको बनाने के लिए, इस ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। अब कैसे होगा, समझना मेरी बात। तो होगा क्या, मैंने बताया, ये भाई ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। यानी अब ध्यान समझना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हो या लूप ऑफ हेनले हो, इनके चारों तरफ आप कह सकते हो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन है। अब समझना मेरी बात, जैसे ही पीसीटी, तो पीसीटी की ऑस्मोलरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ध्यान रखना, पीसीटी की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी के इक्वल होती है, और डीसीटी की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोलरिटी से भी कम होती है। अभी मैंने पीछे बताया भी था कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच हैव द ऑस्मोलरिटी लेस देन बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलरिटी, तो किसकी होगी, डीसीटी की। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो अब बात आती है किसकी ऑस्मोलरिटी किससे कम होगी, किसकी ऑस्मोलरिटी कितने ज्यादा होगी। तो पीसीटी की बॉडी फ्लूइड के इक्वल और डीसीटी की बॉडी फ्लूइड से भी कम। यानी पर ये काउंटर करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, काउंटर करंट के अंदर तो ओनली लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब समझना, 300 मिली ऑस्मोल वाला फिल्ट्रेट जैसे ही मेडुला में एंटर करता है, समझना मैं अलग से भी समझा देता हूं, ये मान लो, ये समझने की कोशिश करना, ऊपर कॉर्टेक्स नीचे मेडुला, ये ऐसे है, इधर नहीं होगा, इधर देखो समझाता हूँ, इधर बहुत अच्छे से समझना है इसको एकदम, यही कंसेप्चुअल चीज है, समझने वाली है। देखो यहाँ तो ऑस्मोलरिटी कॉर्टेक्स में कितनी है, 300। अब मेडुला की बात करते हैं तो यहाँ कितनी है, 400 है। फिर आगे बढ़ोगे 600 है, और नीचे आते आते कितनी हो जाएगी, 1200। यानी नीचे आते आते ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है। तो समझना, तो जैसे ही फिल्ट्रेट एंटर करेगा बेटा, कहां पर, नीचे, किस ऑस्मोलरिटी वाला फिल्ट्रेट, 300, पर बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी है, 400। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, 300 टू 400। यानी जहां ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी वाटर को क्या कर लेगा, खींच लेगा। कब तक ये मूवमेंट होगा, जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी इक्वल ना हो जाए। तो अगेन फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी अब कितनी हो जाएगी, 400। फिर 400 वाला और नीचे आएगा, और नीचे आएगा 400 वाला, तो बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी होगी, 600। समझना मेरी बात। तो अगेन मूवमेंट वाटर का कहां से कहां होगा, 4 टू 600। यानी जैसे जैसे फिल्ट्रेट मेडुलरी
लोअर मेडुला वाले पार्ट में जाता जाएगा, वहां से वाटर कहाँ आता जाएगा, बाहर आता जाएगा, क्योंकि बाहर की ऑस्मोलरिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बाहर की ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है। अब आपको कोई सर वाटर ही आ रहा है, कोई और क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डिसेंडिंग लूप जो होता है, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप जो होता है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन, जो वाटर के लिए परमिएबिलिटी बनाते हैं, इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी वाटर के लिए मेंटेन करते हैं। यानी ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ओनली परमेबल फॉर वाटर। एक बात क्लियर है, तो अपर टू लोअर चलते जाएंगे, वाटर कहाँ आता जाएगा, बाहर आता जाएगा। और वाटर बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है, जो वाटर को खींचती जाएगी। कब तक ये मूवमेंट होगा, जब तक कि अंदर की ऑस्मोलरिटी और बाहर की ऑस्मोलरिटी इक्वल ना हो जाए। अब समझना, लेकिन नीचे आते आते, यानी जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ गया, नीचे आते आते फिल्ट्रेट कंसंट्रेट की मैक्सिमम वाटर तो निकल गया, तो अब मैक्सिमम क्या बचा इसके अंदर, मैक्सिमम रह गया NaCl, 60 बचे इसके अंदर। अब जो असेंडिंग लूप होता है वो किसके लिए परमेबल होता है, NaCl के लिए परमेबल होता है। तो नीचे कंसंट्रेट फॉर्म में NaCl है और परमेबल NaCl के लिए, तो जैसे भाई ज्यादा NaCl नीचे है तो ज्यादा डिफ्यूजन होगा, तो ऊपर आते आते देखो भाई थिन लूप में तो कुछ नहीं होगा, जो थिक लूप है वहां दिखाया है यहाँ पर, तो NaCl का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी ज्यादा NaCl कंसंट्रेट फॉर्म में NaCl है, तो NaCl क्या ज्यादा निकलेगा और ज्यादा निकलेगा, तो धीमे धीमे क्या होता जाएगा, NaCl निकलता जाएगा, क्योंकि असेंडिंग लूप NaCl के लिए परमेबल होता है। अब ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, थिन और थिक का कंसेप्ट भी है यहाँ पर। जो थिन वाला पार्ट होता है वहां से भी NaCl निकलेगा, पर वहां से पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा, और जो थिक वाला पार्ट होता है वहां से भी NaCl निकलेगा, पर वहां से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक बात समझ में आ गया, लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है बेटा, वो वाटर के लिए परमेबल होता है, पारगम्य होता है, तो वहां से वाटर निकलता जाएगा। क्यों निकलता जाएगा, क्योंकि उसके अराउंड जो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट है वो वाटर को खींच रहा है। तो वाटर बाहर आने का मतलब है बाहर नहीं आ रहा, वाटर उनके अराउंड जो ब्लड कैपिलरी है उसमें एंटर कर रहा है। तो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये क्या हो रहा है, आप कहीं भी देखोगे तो जो अगर हम दिखाते हैं तो ये नीचे जा रहा है तो ऊपर आ रहा है, तो ये मानो यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर की एंट्री होगी, यहाँ वाटर की एंट्री होगी, ये वाटर की एंट्री हो रही है। तो वाटर की अगर हम बात करते हैं कि इसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स होंगे उनमें क्या होगा, वाटर एंटर करेगा, इंटरस्टिशियम फ्लूइड में भी आएगा, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में भी जाएगा, यानी पूरे रीजन के अंदर ऑस्मोलरिटी कांस्टेंट ही रहेगी। नीचे आते आते ऑस्मोलरिटी चाहे ब्लड हो उसमें, ब्लड समझना मेरी बात है, और या नेफ्राइटिक यानी लूप ऑफ हेनले हो उसके अंदर, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो, उस पूरी लेयर की ऑस्मोलरिटी, अगर यहाँ 600 ऑस्मोलरिटी है तो पूरे रीजन के अंदर 600 ही होगी, मतलब समझ रहे हो, 900 तो पूरे रीजन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 900 ही होगी, नीचे 1200 तो पूरे रीजन में 1200 ही होगी, क्योंकि यहाँ इस रीजन के अंदर या ब्लड वेसल्स हो, या नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल्स हो, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन है, और यही ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट क्या कर रहा है, डिसेंडिंग लूप में वाटर को, ठीक है, आउटसाइड ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, खींचने का काम कर रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गया, डिसेंडिंग लूप किसके लिए परमेबल हो गया, आप बोलोगे वाटर के लिए, इसलिए वाटर कंटिन्यू निकलता जा रहा है, और लोअर पार्ट में आकर के यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है कंसंट्रेट फॉर्म में आ गया, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो नहीं नीचे NaCl जाता है, तो अपर वाला पार्ट NaCl के लिए परमेबल है, तो NaCl ज्यादा डिफ्यूज करेगा, धीमे धीमे NaCl डिफ्यूजन कम होता जाएगा, और जैसे से NaCl कम होता जाएगा, यानी डिसेंडिंग लूप जो है वो वाटर को सक कर रहा है, मींस सिस्टम को यानी फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कर रहा है, और जो असेंडिंग लूप है वो NaCl को, ठीक है, एब्सॉर्ब कर रहा है, यानी असेंडिंग लूप फिल्ट्रेट को अगेन डाइल्यूट कर रहा है। आता है क्वेश्चन के लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप असेंडिंग, इसमें से फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और डाइल्यूट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, और फाइनली फिल्ट्रेट एंटर करता है किसके अंदर, DCT के अंदर। DCT के अंदर ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 200, और 200 ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड से भी कम हो गई, और फिर ये एंटर कर जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में आते आते फिर से अगेन कलेक्टिंग डक्ट वाटर के लिए, समझना मेरी बात, और कुछ आयनों के लिए, स्पेशली वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी ADH रिसेप्टर होते हैं, परमेबल होती है, तो वाटर यहाँ से अगेन निकलता जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर क्या मेंटेन है, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट, जो वाटर को फिर खींचता जाएगा, पर लास्ट में आते आते यूरिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में रह जाती है, यूरिया रह जाती है, तो स्मॉल अमाउंट में यूरिया यहाँ डिफ्यूज होकर कहाँ जाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो NaCl तो पहले से ही मेंटेन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यूरिया भी आ गई, यानी यूरिया और NaCl दोनों मिल करके इस सिस्टम के, समझना मेरी बात, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहे हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेडुला में कौन मेंटेन कर रहा है, NaCl और यूरिया कर रहे हैं। NaCl
कहां से कर रहा है, असेंडिंग लूप के थ्रू कर रहा है, और यूरिया कहां से कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो जो यूरिया आता है ये असेंडिंग लूप में थोड़ा बहुत एंटर भी कर जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि भाई अगर अमाउंट ज्यादा हो गया यूरिया का इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो कहां जाएगा, वापस नेफ्रेटिक ट्यूब्यूल में आ जाएगा और फिर से निकल के साइकिल चलती रहेगी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा। तो एक बात क्लियर हो गई। फाइनली जो फिल्ट्रेट यहाँ निकलता है, जो फाइनली फिल्ट्रेट यहाँ से निकलेगा, ये फिल्ट्रेट, समझना मेरी बात है, इसको हम सही माने में बोलेंगे यूरिन। जो आप कह सकते हो कि पीसीटी के फिल्ट्रेट का कितना टाइम, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कलेक्टिंग डक्ट से जो फाइनल फिल्ट्रेट निकलता है वो पीसीटी के, समझना मेरी बात है, पीसीटी से कितना टाइम कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, 4 टाइम कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो एक बात तो बेटा क्लियर हो गई कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या। तो 4-5 बातें मैंने बताई हैं काउंटर करंट के अंदर, कि नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, आप बोलोगे लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। किडनी का पार्ट कौन सा, यानी आप कह सकते हो किडनी का पार्ट, तो किडनी में नेफ्रॉन भी आ गया, और क्या आ गया यहाँ पर, वासा रेक्टा, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ये भी क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है, NaCl और यूरिया कर रहा है, आप समझ गए होगे। या ऐसे आएगा कि फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी, बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से कम कहां पर है, डीसीटी में है। तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस पीसीटी से नीचे आते, डिसेंडिंग लूप वाटर के लिए परमेबल होता है, असेंडिंग लूप NaCl के लिए परमेबल होता है, कलेक्टिंग डक्ट अगेन वाटर के लिए परमेबल होती है, बट यूरिया भी यहाँ से डिफ्यूज कर जाती है क्योंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाती है। डिफ्यूज होकर यूरिया कहाँ जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, जो क्या करेगी, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करेगी। पर अगर यूरिया ज्यादा हो जाएगी इस फ्लूइड के अंदर तो अगेन असेंडिंग लूप में एंटर करके वापस एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, यानी एडिशनल यूरिया जो होती है वो तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और जो समझना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने की जितनी रिक्वायर्ड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मेंटेन रहेगी। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जैसे पूछेगा विच फैक्टर हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, आप जानते हो काउंटर करंट पैटर्न इन वासा रेक्टा, बिल्कुल वासा रेक्टा का काउंटर करंट पैटर्न तो रिस्पॉन्सिबल है ही बेटा। इसके अलावा काउंटर करंट, ठीक है, पैटर्न इन हैनले लूप, बिल्कुल ये भी है। प्रोक्सिमिटी बिटवीन हैनले लूप एंड वासा रेक्टा, यस तीनों ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं, तभी तो ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो पा रही है। आप समझ गए होगे ABC, तभी क्योंकि इनकी प्रोक्सिमिटी बहुत जरूरी है और सब एक दूसरे के काउंटर में है, सो इट इज कॉल्ड काउंटर करंट। अगर ये काउंटर में नहीं होते तो ये मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और उससे पहले भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। एक तो होते हैं कौन से, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है। तो हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा, जो बहुत कम होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15% होते हैं, 15% होते हैं। तो उनके केस में क्या होता है, तो ये मान लो ग्लोमेरुलस है, तो जो डीसीटी होती है वो उनके ऊपर से राउंड होती है, तो ये एक खास टाइप का एक एपैरेटस बनता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। तो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है समझना। ये तो हो गया एफरेंट आर्टरियोल, दिख रहा है आपको, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल आर्टरी हो या वेन हो, आप जानते हो इनकी जो वॉल होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। जिसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना तो फाइब्रस होती है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, और ट्यूनिका इंटरना सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तीनों लेयर दिखा रखी है मैंने। ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली क्या है ट्यूनिका मीडिया, और इनर वाली क्या है ट्यूनिका इंटरना, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ बड़ा कंसेप्ट है, यहाँ जो मिडिल लेयर होती है, ध्यान रखना, एफरेंट आर्टरियोल की जो मिडिल लेयर होती है, स्मूथ मसल्स, इनके मॉडिफिकेशन से कुछ सेल्स बनते हैं, मैं दिखा भी दिया, मॉडिफाइड सेल्स दिख रहे होंगे आपको, ये मॉडिफाइड सेल। इन मॉडिफाइड सेल्स को ध्यान रखना, ये मॉडिफाइड सेल मोस्टली एफरेंट आर्टरियोल में मिलते हैं, इफरेंट आर्टरियोल में रेयरली मिलते हैं। मोस्टली कहाँ मिलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल में। क्वेश्चन भी आएगा तो एफरेंट ही लगा के आना है। तो यहाँ जो मैंने दिखा रखे हैं ये क्या है, जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो स्पेशली प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टेरियोल। पहली बात क्लियर है। इसके ऊपर से कौन जा रही है, डीसीटी जा रही है, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। अगर हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब की बात करते हैं तो इसमें इसको जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा। कंफ्यूज मत हो जाना, मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया आईज में होता है, ठीक है, येलो स्पॉट ल्यूटिन प्रोटीन।
और इन दोनों के मिलने से जो एक apparatus बनता है इसको बोलते हैं juxtaglomerular apparatus। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि juxtaglomerular apparatus का फॉर्मेशन किस किस के मिलने से बनता है। क्वेश्चन आता है जेजी सेल, juxtaglomerular सेल, इसमें किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो juxtaglomerular cell formed by modification of smooth muscles of afferent arteriole। समझ में आ गया होगा कि एफरेंट आर्टेरियोल के मॉडिफिकेशन से बने जेजी सेल। उसके ऊपर जो डीसीटी है, अब डीसीटी की बात करते हैं तो डीसीटी के जो बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, और जेजी सेल के मिलने से जो एपैरेटस बनता है उसको बोलते हैं juxtaglomerular apparatus। ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मैं बात करता हूँ डीसीटी पर, आ जाओ वापस। अगर हम डीसीटी की बात करते हैं, डीसीटी की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये होते तो कैसे हैं, आप बोलोगे सिंपल क्यूबॉइडल। पर इन सिंपल क्यूबॉइडल में टू टाइप के सेल होते हैं, एक तो होते हैं प्रिंसिपल सेल्स और एक होते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स। समझना, सारा खेल प्रिंसिपल सेल का है। अगर मैं प्रिंसिपल सेल्स की बात करता हूं तो इन पर खास टाइप के रिसेप्टर लगे होते हैं। ये क्या लगे हैं, रिसेप्टर। कुछ सेल जो रिसेप्टर बियरिंग होते हैं, कुछ रिसेप्टर तो मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं, कुछ रिसेप्टर अंदर हैं। अंदर का मतलब डीएनए के ऊपर लगे हुए हैं। आप जानते हो जो मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं वो किस हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, आप बोलोगे मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर फैट इनसॉल्युबल हार्मोन के होते हैं, और डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर फैट सोल्युबल हार्मोन के होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन के होते हैं। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है दो ही हार्मोन की है, एक तो आप जानते हो एडीएच और एक एल्डोस्टेरॉन। आप जानते हो एडीएच कहां से रिलीज होता है, एडीएच रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी। कौन सा पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है बिल्कुल। और एल्डोस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है, ठीक है, मेडुला के कॉर्टेक्स वाले पार्ट थे। आप जानते हो मेडुला का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, हार्मोन कैसा, एडीएच कैसा हार्मोन है, आप बोलोगे, ठीक है, इसके रिसेप्टर कहां होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, क्योंकि प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड से मिलकर बना होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, तो इसके रिसेप्टर कहां होंगे, इनसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडीएच के रिसेप्टर कहां होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर, और एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर कहां होते हैं, इनर डीएनए के ऊपर। तो प्रिंसिपल सेल वो सेल होते हैं जो रिसेप्टर बाउंडेड होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयन। कंडीशनल का मतलब है जब रिक्वायरमेंट होती है तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट से ये सब यहां ये सेल क्या करते हैं, वाटर को या आयंस को रीअब्सॉर्ब करते हैं। कहां पर, वापस ब्लड के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो क्या, लाइक सोडियम है, कहां एब्सॉर्ब करते हैं, वाटर के ब्लड के अंदर। समझना मेरी बात, किसके इन्फ्लुएंस से, हार्मोनल इन्फ्लुएंस से। कौन से हार्मोन, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। एक बात तो समझ में आ गई, ये पूरा एपैरेटस समझ में आ गया कि एपैरेटस एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी के मिलने से बन रहा है। एफरेंट आर्टेरियोल के मॉडिफाइड स्मूथ मसल से जेजी सेल बन रहे हैं, और डीसीटी के मैक्यूला डेंसा में टू टाइप के सेल हैं, प्रिंसिपल सेल एंड इंटरकैलेटेड। इंटरकैलेटेड हटा दो, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सेल वो सेल होते हैं जो रिसेप्टर को बियर करते हैं। कौन से रिसेप्टर, एडीएच और एल्डोस्टेरोन, तो पूरी मैकेनिज्म इसी पर बेस्ड है। एनी डाउट बेटा। अब बात आती है जो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जेजी सेल की बात कर रहा हूं। अगर मैं जेजी सेल की बात करता हूं तो जेजी सेल क्या रिलीज करते हैं, जेजी सेल ड्यूरिंग इमरजेंसी काम करते हैं। अब इमरजेंसी कैसे, जब आपका मान लो एक मैकेनिज्म होती है बॉडी के अंदर, रास, जो मैं बताने वाला हूं आगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, कब स्टार्ट होती है, जब हमारी बॉडी का बीपी क्या हो जाए, लो हो जाए। समझना, यानी हमारा जीएफआर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो रास का काम क्या होता है, जीएफआर को इंक्रीज करना, बीपी को बढ़ाना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेनिन निकलेगा। रेनिन में ध्यान रखना सिंगल एन है, डबल एन वाला रेनिन कहां होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। सिंगल एन वाला रेनिन कहां होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ध्यान रखना है आपको। तो रेनिन रिलीज कौन करेगा, जेजी सेल। इमरजेंसी में जेजी सेल रेनिन रिलीज करते हैं, जो रास को एक्टिवेट करके हमारे बीपी को, जीएफआर को मेंटेन करता है। क्लियर है। जब आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपका, भाई मैंने बताया था लो अल्टीट्यूड पे आरबीसी काउंट क्या होगा, ठीक है, अलग होगा। हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। नीचे ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा होगा। तो नीचे जो आरबीसी काउंट है वो ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम है। तो आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो, तो मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर के अंदर रेस्पिरेटरी में, तो आपको माउंटेन सिकनेस होना चालू हो जाती है स्टार्टिंग में। बट आप पहाड़ों पर रहना चालू कर देते हो तो आपकी आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। और आरबीसी काउंट कैसे बढ़ जाता है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में जेजी सेल रिलीज करते हैं एक हार्मोन एराथ्रोपोएटिन, जो कराता है एराथ्रोपोइसिस। पोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन। कहां पर जाकर के, रेड बोन मैरो में जाकर के स्टिमुलेट करता है स्टेम सेल को, एराथ्रोपोसिस इंड्यूस हो जाती है। तो दो बात समझ में आ गई इमरजेंसी। और तीसरी इमरजेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, यही लाया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है, कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल इट इज द टाइप्स ऑफ विटामिन D3।
करता क्या है कैल्सिट्रायोल? जब आप भाई आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो आपको पता होगा एक हार्मोन होता है पीटीएच, पैराथॉर्मोन। काम क्या होता है इसका? काम होता है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। तो कैल्शियम लेवल कैसे इंक्रीज करता है पीटीएच? पीटीएच एक सिग्नल तो भेजता है किसके पास? ऑस्टियोक्लास्ट के पास। ऑस्टियोक्लास्ट आप जानते हो मैक्रोफेज होते हैं, सिग्नल मिलते ही बोन को खाना चालू कर देते हैं और ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देते हैं। पर ये एक लेटर यानी एक सिग्नल और भेजता है, भाई आप जो खा रहे हो उसमें भी तो कैल्शियम है, कैल्शियम अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आपकी डाइट में से या फूड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना है थ्रू गट, तो अगेन ये पीटीएच एक सिग्नल भेजता है किसके पास? जेजी सेल के पास, कि भाई तुम भी कुछ रिलीज करो। तब जेजी सेल रिलीज करते हैं कैल्सिट्रायोल। ये कैल्सिट्रायोल इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को खींच खींच कर लाता है और ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो ध्यान रखना, ड्यूरिंग इमरजेंसी जेजी सेल रेनिन, रैथ्रोपोएटिन और कैल्सिट्रायोल इट इज अ टाइप ऑफ विटामिन डी3 जिसको रिलीज करते हैं। रेनिन ब्लड प्रेशर को और जीएफआर को मेंटेन करता है, एराथ्रोपोएटिन ब्लड आरबीसी लेवल को इंक्रीज करता है, कैल्सिट्रायोल ब्लड कैल्शियम को लेवल को इंक्रीज करता है। और ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कैसे करता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीटीएच, पैराथॉर्मोन। ये सुपर कंसेप्ट थे, ठीक है, जो किताबों में नहीं होते, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने करा दिए। अब सीधे हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताने की कोशिश करना। अगर देखो आप जानते हो, अगर आप बता पाए तो दिमाग लगाना, जल्दीबाजी नहीं। बता पाए तो मैं समझूंगा आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, और नहीं बता पाए तो मैं समझूंगा अभी मजा नहीं आ रहा, ठीक है, अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। तो समझना, मैं लिखता हूं यहां पर। अगर आप जानते हो, आप इतना तो जानते हो कि देखो क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल पार्टिसिपेट इन मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। मेरी बात समझना, तो हम किस किस की बात कर रहे हैं? आयोनिक बैलेंस, और किसकी बात कर रहे हैं? पीएच की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझना, तो आप जानते हो आयोनिक बैलेंस और पीएच की बात करते हैं तो उसमें पी सी टी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लियर है। इसमें डी सी टी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें कलेक्टिंग डक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये तो आप जानते हो कि सर आयोनिक बैलेंस, ठीक है, और पीएच को मेंटेन करने के लिए नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल के तीनों पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों का रोल है, पीसीटी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया। अब मैं कहूँ कि बताओ बेटा, ये कई आयन्स होते हैं, इसमें आप जानते हो एच आयन भी होते हैं, ठीक है, इसमें HCO3 आयन भी होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं, ठीक है, इसमें पोटेशियम आयन भी होते हैं, इसमें अमोनियम आयन भी होते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्लोराइड आयन भी होते हैं, ठीक है, इसमें सोडियम आयन भी होते हैं, Na आयन, ठीक है। ये सारे आयन, इन सब का सीक्रेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। समझना मेरी बात, फिर से बोल रहा हूं, पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग द तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं आयोनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने में, ठीक है, ब्लड की पीएच और ब्लड की आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में। जिसमें एच आयन का भी रोल है, बाइकार्बोनेट आयन का भी रोल है, पोटेशियम का भी रोल है, अमोनिया का भी रोल है, क्लोराइड आयन का भी रोल है, सोडियम आयन का भी रोल है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इनमें से ऐसे कौन से आयन हैं, समझना, जो आयोनिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, आयोनिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करते हैं बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन। या ऐसे भी पूछ सकता हूं, जो आयनिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन। अलग अलग क्वेश्चन बन गया, सेलेक्टिव सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। या ऐसे भी पूछ सकता हूं, कौन से आयन ऐसे हैं जो पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन, या कौन से आयन ऐसे हैं जो, अगेन समझना मेरी बात है, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। यानी 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें से पूछ सकता है किस आयन का पार्टिसिपेशन आयोनिक बैलेंस में और किस आयन का पार्टिसिपेशन पीएच को मेंटेन करने में। या तो पूछ सकता है बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन, या पूछ सकता है बाय एब्जॉर्प्शन। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है। तो जैसे मैं आपसे कहूं, समझने की कोशिश करना, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक बैलेंस। आयोनिक बैलेंस के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये मानो नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे कहूं कि नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल में आयोनिक बैलेंस में किसका रोल है, तो आप जानते हो नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल के अंदर आयोनिक बैलेंस के लिए ऐसे आयन जिसकी आपको रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप क्या करते हो, एक्सक्रीट आउट करते हो, यानी सिक्रेशन कर देते हो ट्यूब्यूल के अंदर, और जिनकी रिक्वायरमेंट है उसका क्या कर लेते हो, एब्जॉर्प्शन कर लेते हो। तो आयोनिक बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो आयोनिक बैलेंस के अंदर समझना, हम यहां से
पोटेशियम की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कम होती है, समझना। कम का मतलब ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है, पर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं कंडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सर्कुलेटरी में बताया भी था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कंडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और बहुत ज्यादा पोटेशियम हो गया तो हार्ट बीट भी रुक सकती है। बहुत डिटेल में क्लियर किया था मैंने। तो आयोनिक बैलेंस में हम पोटेशियम को क्या कर देते हैं, ठीक है, सीक्रेट आउट कर देते हैं, बाहर से अंदर नेफ्रेटिक ट्यूब्यूल में एंटर करा देते हैं। और हम किस चीज का एब्जॉर्प्शन करते हैं आयनिक बैलेंस में, रिक्वायरमेंट किस किस की होती है, रिक्वायरमेंट हमें होती है क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ती है, और सोडियम आयन की। आप जानते हो NaCl तो हमारी रिक्वायरमेंट वाली चीज है, इनका हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो समझना, मैंने सिर्फ आयोनिक बैलेंस की बात की है, आप क्या बता पा रहे थे मुझे नहीं पता। तो आयोनिक बैलेंस में सिर्फ 3 आयनों का रोल होता है, किसका सिक्रेशन। अगर मैं पूछूं कि बेटा आयोनिक बैलेंस में किसका सिक्रेशन पार्टिसिपेट करता है, पोटेशियम आयन का सीक्रेशन पार्टिसिपेट करता है। आयनिक बैलेंस में किसका एब्जॉर्प्शन पार्टिसिपेट करता है, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन का। ये तो आयनिक बैलेंस हो गया। अगर ऐसे ही मैं आपसे पीएच के बारे में पूछूं, किस आयन के सीक्रेशन से पीएच मेंटेन होती है और किस आयन के एब्जॉर्प्शन से पीएच मेंटेन होती है। अगेन ये सब क्या है, नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल, ठीक है। अब समझना, अगर मैं आपसे यहां बात करता हूं तो पीएच को मेंटेन करने के लिए आप किसको सीक्रेट आउट करोगे, एच आयन। भैया एच आयन अगर ब्लड में बढ़ जाएंगे तो आपकी पीएच कम हो जाएगी, तो डेंजरस कंडीशन। एच आयन को क्या कर दोगे आप, सीक्रेट आउट कर दोगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक बात क्लियर हो गई। तो एच आयन को आप क्या करते हो, सीक्रेट आउट करते हो, अच्छा, पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो किसका एब्जॉर्प्शन करते हो, पीएच को मेंटेन करने के लिए। और हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहाँ एब्जॉर्प्शन करते हैं HCO3 आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा, एच आयन के अलावा एक चीज और आप सीक्रेट कर लेते हो जो मेंटेन करती है इसमें भी, NH3। अमोनिया, समझना मेरी बात, अमोनिया को भी आप बाहर निकाल सीक्रेट आउट करते हो नेफ्रेटिक ट्यूब्यूल में, और एच आयन, यानी अमोनिया और एच आयन का सीक्रेशन और बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेन पीएच। पोटेशियम आयन का सीक्रेशन, क्लोराइड और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन रिस्पॉन्सिबल होता है आयोनिक बैलेंस। 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं 100% कह सकता हूं बच्चे गलत करते ही करते हैं इसको, ठीक है। 4 क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग पूछ लिया है तो 100% सिंपल क्वेश्चन तो कर लोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रेटिक ट्यूब्यूल हेल्प इन मेंटेन आयोनिक बैलेंस एंड पीएच, पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट पड़ा। ऐसे पूछ लेगा कि आयोनिक बैलेंस में कौन से आयन, किसका सीक्रेशन किसका एब्जॉर्प्शन, और पीएच को मेंटेन करने में किसका सीक्रेशन किसका एब्जॉर्प्शन। तो पीएच को मेंटेन करने में बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन, अमोनियम एच आयन का सीक्रेशन, और आयोनिक बैलेंस के अंदर पोटेशियम आयन का सीक्रेशन और क्लोराइड आयन और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होगी कोई चीज कहां आ रही है, ब्लड में, सीक्रेट आउट कहां हो रही है, आप बोलोगे नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल में। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आज मैं सुपर 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 कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूं, बस आप देखते रहना, समझते रहना, ठीक है। और डाउट कमेंट में डालते रहना। नेक्स्ट आ जाऊं, अब फिर अब सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन के बेस पर मैं देखो एक एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, all those ammonia extraction work well in many aquatic species. It is much less suitable for land animals because evolutionary study। क्योंकि अमोनिया ध्यान रखना भाई कहाँ होती है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल थे, क्योंकि अमोनिया सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है, पहली बात, पर हाईली टॉक्सिक होती है, बट इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब इवोल्यूशन हुआ, सिंपल टाइप के एनिमल थे, वाटर में रहने थे भाई, जो वाटर में थे, तो उन्होंने अपने बॉडी में भाई सिंपल टाइप के थे, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन तो किया नहीं, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो बनाए नहीं, तो वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही अमोनिया को डिफ्यूजन से बाहर रिलीज कर सकते थे। आप समझना मेरी बात, क्योंकि अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होती है। एक बात पर टॉक्सिक होती है, तो पानी बहुत था, इजीली कर सकते थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, फिर भाई एक्वाटिक एनिमल से कैसे एनिमल आए, भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल आए। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक आप कह सकते हो, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, अब टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर रहना है तो उतना वाटर तो है नहीं, तो इन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किए, तो लास्ट में आकर के अमोनिया को कन्वर्ट किया इन्होंने किसमें, यूरिया में। क्योंकि यूरिया कंपेरेटिव लेस टॉक्सिक है, समझना मेरी बात, और बॉडी से निकालने के लिए इसको कंपेरेटिव कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट आगे जाकर के और इवोल्यूशन हुआ, तो कुछ इंसेक्ट भी थे, इसके अलावा बर्ड्स भी थे, इनके पास तो वाटर की और डेफिशिएंसी थी, समझना मेरी बात। और ये क्या चाहते थे, अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कंसंट्रेट फॉर्म में निकालने, तो उन्होंने भी बना लिया यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की हेल्प से, क्योंकि यूरिक एसिड और लीस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको बॉडी से निकालने के लिए कम सबसे लो अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पूरा एवोल्यूशन चला। तो बात चल रही है यहाँ पर एक्वेटिक स्पीसीज की, ठीक है।
तो अब इसकी बात चल रही है, अमोनिया की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, एक्वेटिक स्पीसीज की बात चल रही है, इट इज मच लेस सूटेबल फॉर। अब अमोनिया की बात चल रही है, ये सूटेबल क्यों नहीं है लैंड एनिमल के लिए? अब सुनो, इट इज एनर्जी कॉस्ट इज हाई ना, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन होता है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल, यस, इसलिए लैंड पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल में ये प्रॉब्लम आई, इसलिए उन्होंने चेंज किया। इट इज हाईली टॉक्सिक, बिल्कुल सही, एंड शुड बी इमीडिएटली रिमूव, हाईली टॉक्सिक होती है, वाटर मिल जाए तो इमीडिएटली रिमूव भी हो जाती है, पर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, इट इज ओके। तो आप क्या बोलोगे, बोथ टू एंड थर्ड। मैच द फॉलोइंग कॉलम, फिर से वही आ गया, जो एनिमल अमोनिया निकालते हैं उनको अमोनोटैलिक बोलते हैं, जो यूरिया रिलीज करते हैं यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक, ठीक है, और जो ग्वानिन या कह सकते हो प्यूरिन रिलीज करते हैं उनको ग्वानोटैलिक बोलते हैं। तो आप ये आप मैच कर ही लोगे भाई, अमोनोटैलिक कौन है, आप ही बताओ जरा, दिमाग लगाओ, अमोनोटैलिक कौन होंगे? अमोनोटैलिक एक्वेटिक, तो कौन है इसमें एक्वेटिक? दिमाग लगाओ, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश दोनों ही एक्वेटिक होते हैं, पर अगर मैं बोनी फिश की बात करता हूं तो वो अमोनोटैलिक होते हैं, और कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटैलिक होते हैं। तो अमोनोटैलिक में कौन आएंगे? फ्रेश वाटर बोनी फिश, समझ गए होगे। यूरियोटैलिक में कौन आएंगे? कार्टिलेजिनस फिश एंड एडल्ट फ्रॉग, बिल्कुल सही। यूरिकोटैलिक में कौन आएंगे? और ग्वानोटैलिक में कौन आएंगे? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ये ग्वानिन रिलीज करते हैं, ग्वानोटैलिक होते हैं। पर ह्यूमन में भी ध्यान रखना, प्यूरिन्स, हमारे अंदर भी प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है भाई, प्यूरिन के टूटने से क्या बनते हैं? एडेनिन और ग्वानिन, भाई इज अ पार्ट ऑफ प्यूरिन। तो अगर प्यूरिन टूटेगा तो जेंथिन बनेगा, और जेंथिन कन्वर्ट होता है किसमें? यूरिक एसिड क्रिस्टल में, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं बेटा, ये जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और गाउटी अर्थराइटिस कर देते हैं, क्लियर है, और किडनी स्टोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, यूरिक एसिड स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में भी बनता है, ठीक है, पर हम ग्वानोटैलिक नहीं है, हम कौन है बेटा? यूरियोटैलिक, क्योंकि हम यूरिया रिलीज करते हैं। एक बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला था ना एनसीईआरटी का डायग्राम, तो किडनी का डायग्राम आप समझ रहे होगे। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी क्या दे रखा है? डी क्या है? ये पैरामिड दे रखे हैं, रीनल पैरामिड, आप समझ रहे होगे, पैरामिड जो कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स में, मेडुला में, मेडुला में। सी क्या दे रखा है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कॉर्टेक्स का वो कौन सा पार्ट है जो किडनी के मेडुला में मिलता है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉर्टेक्स का पार्ट है और मेडुला में मिल रहा है। ए देखो, ध्यान देखो, ए क्या है भाई? यहाँ पर क्या है? रीनल पैरामिड की जो ओपनिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? पेपिले। पेपिले से कौन पास आउट होता है आप जानते हो भाई? अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आप जानते हो ये वुमेन्स कैप्सूल तो कहाँ होगा? कॉर्टेक्स में। पीसीटी भी कहाँ होगी? कॉर्टेक्स में। लूपोफेनले कहाँ होगा? मेडुला में। लूपोफेन और डीसीटी कहाँ होगी? फिर कॉर्टेक्स में। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होगी? मेडुला में। तो सब्जी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट में खुलती है, इस कॉमन डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ विलिनी, क्लियर है बिल्कुल, डक्ट ऑफ विलिनी। ये डक्ट ऑफ विलिनी कहाँ खुलती है? माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स कहाँ खुलते हैं? मेजर कैलेक्स में। मेजर कैलेक्स कहाँ खुलते हैं? पेल्विस में, और पेल्विस यूरिटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। ये फ्लो हो गया पूरा का पूरा, समझना है मेरी बात। तो अब इन्होंने, अच्छा बी क्या दे रखा है? पेल्विस वाला पार्ट दे रखा है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पूछा क्या है इन्होंने? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जरा करो करेक्ट, दिमाग लगाओ। ए, ए क्या दे रखा है यहाँ पर? ए तो दे रखा है ये, इसको बोलेंगे माइनर कैलेक्स बोल सकते हो, या आप इसको डक्ट ऑफ रीनल कॉलम ऑफ, या डक्ट ऑफ बेलिनी बोलोगे, क्योंकि यहाँ डक्ट ऑफ बेलिनी आ गया। ए क्या दे रखा है? रीनल कॉर्टेक्स, ये तो यही गलत हो गया, आगे बढ़ो। सेकंड देखो, सी, सी कहाँ है? सी ये रहा। सी क्या दे रखा है? कॉलम ऑफ बर्टिनी, बिल्कुल रीनल, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, सी बिल्कुल राइट दे रखा है उन्होंने। डी ध्यान से देखो, डी कहाँ है? डी ये रहा, मेडुलरी पैरामिड। सी देखा है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है, और डी दे रखा है मेडुलरी पैरामिड, ये मेडुलरी पैरामिड बिल्कुल सही है, पैरामिड ही मानो उसको, अंदर मेडुला में, ठीक है, यही सही दे रखा है। आगे देखो, फिर थर्ड देखो, सी और डी हो गया, सी और डी हो गया। थर्ड देखो, ए, ए क्या देखा? रीनल कॉर्टेक्स, ए रीनल कॉर्टेक्स, गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो, बी कैलैक्स, बी कहाँ है? बी, बी कैलैक्स नहीं है, ये पेल्विस है, तो ये भी गलत हो गया, 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 ओनली सही कौन सा है बेटा? सी। तो ऐसे डायग्राम आएंगे नीट के अंदर, ध्यान रखना, आपने अगर डायग्राम एनसीईआरटी का समझा हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ एनसीईआरटी का डायग्राम, एडिशनल डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेबलिंग, लेबलिंग एनसीईआरटी के डायग्राम की आपको याद रखनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, मैंने बताया सी क्या दे रखा है? कॉर्टेक्स,
ए ध्यान रखो डक्ट ऑफ, सॉरी डक्ट बोल गया, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। बी क्या दे रखा है, पैरामिड। डी ध्यान से देखो, डी इसको कैलेक्स बोल सकते हो। और बस इतना ही दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए पूछा क्या है इन्होंने, ए बी सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेबल्ड पार्ट। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछा है। ए के बारे में देखो, ए क्या दे रखे हैं, ए फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ कलेक्टिंग द, गलत हो गया भाई, ये तो कॉर्टेक्स का पार्ट है जो मेडुला में मिलता है। बी ध्यान से देखो, बी, बी कहां दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है, ठीक है। कंटेन लूप ऑफ हैंडले एंड कलेक्टिंग द ना, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये मेडुला है और मेडुला के अंदर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट मिलता है, बिल्कुल राइट, करेक्ट पूछा है तो यही करेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं फिर भी। सी, सी क्या दे रखा है इन्होंने, सी ये दे रखा है कॉर्टेक्स, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द कोलेजन फाइबर फॉर्म बाय लेयर अराउंड किडनी एंड, ना 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 ना, वो तो इसकी ऊपर लेयर होती है ये वाली, ठीक है, कॉर्टेक्स में नहीं होती। अब डी देखो, डी कहाँ दे रखा है, डी ये रहा, ठीक है, वही कैलेक्स, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला ना, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला कौन सा पार्ट होता है, ए, क्लियर है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी इज अ, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन मेडुला। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, यानी कोई भी कंसेप्ट अगर आपका डायग्राम समझा हुआ है तो कुछ भी आपसे गलत नहीं होने वाला है। देखो एनसीईआरटी का फिर डायग्राम आ गया, समझना। तो अब इसको समझना है आपको, इन्होंने पूछा क्या है, फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। फाइंड आउट द लेबल स्ट्रक्चर विच आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। समझना मेरी बात कर रहा है ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल मतलब तो स्ट्रेचेबल। तो आप ये जानते हो स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होते हैं, ठीक है, दो जगह, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू सी वाले पार्ट में होंगे और बी वाले पार्ट में होंगे। क्योंकि आप जानते हो जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, मिक्चुरेशन की मैकेनिज्म में सारा रोल किसका, स्ट्रेच रिसेप्टर विच प्रेजेंट ऑन ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। समझना मेरी बात, तो यहां पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रेच रिसेप्टर का ही सारा खेल है मिक्चुरेशन की मैकेनिज्म, वो आगे समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कहां होंगे बेटा, सी और बी, ऑप्शन देखो इसमें, सी और बी, बी एंड सी। तो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। लो मैकेनिज्म भी आ गई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्मूथ मसल्स रिजल्ट इन रिलीज ऑफ यूरिन आउट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। मैकेनिज्म ही समझा देता हूँ पूरी की पूरी में। तो पहले ध्यान रखना, कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है। एक तो होते हैं डार्टोस मसल्स और एक होते हैं डेक्ट्रेसर मसल्स। डार्टोस मसल्स और क्रीमास्टर मसल्स, ये दो मसल्स तो कहाँ होते हैं, टेस्टीज में। क्रीमास्टर मसल्स एसोसिएटेड विद स्क्रोटम और डार्टोस मसल्स एसोसिएटेड विद टेस्टीज विच पास फ्रॉम, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्कैटल मसल्स होते हैं। तो ये तो वही बात कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर की, ये तो होते नहीं है। हाँ, डेट्रेसर मसल्स, डेट्रेसर मसल जो स्मूथ मसल्स होते हैं यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में, इनको डेस्ट्रेसर मसल्स बोलते हैं। वापस आ रहा हूँ डायग्राम पर। तो यहाँ पर डेट्रेसर मसल्स हैं जिनमें क्या लगे हुए हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हुए हैं। समझना मेरी बात। तो जैसे जैसे यूरिन भरती जाती है, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में भरती जाती है, फिलअप होती जाती है, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल कहाँ भेजते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल कहाँ भेजते हैं, ब्रेन के अंदर, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझना मेरी बात, एमओ, सब कुछ एमओ कंट्रोल करता है। तो ब्रेन सिग्नल कहां भेजेगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा दो जगह, समझने की कोशिश करना। पहला सिग्नल भेजेगा ब्रेन किसके पास, ए एन एस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा भेजेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, समझने की कोशिश करना। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप जानते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी वर्क करता है और पैरासिम्पैथेटिक वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। समझने की कोशिश करना। सोमैटिक का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में होता है, ये मैं अलग समझाता हूं। होगा क्या, अगर आपसे कहा जाए मिक्चुरेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसको स्टॉप करने के लिए, जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो यूरिनेशन आप रोक लोगे, यानी मिक्चुरेशन रुक जाएगा। समझना मेरी बात, स्टॉप मिक्चुरेशन। जबकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यू मिक्चुरेशन, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना बेटा, अगर मैं मिक्चुरेशन की मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मिक्चुरेशन की मैकेनिज्म को कंटिन्यू करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक क्या करता है, स्टॉप करता है। पर ये अकेले काम नहीं करते, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करूं बेटा, नीचे तो होती है यूरेथ्रा और यहाँ लगा होता है स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर आप जानते हो दो होते हैं, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री स्फिंक्टर भी तो काम करता है, हम रोक लेते हैं, तो वॉलेंट्री स्फिंक्टर को कंट्रोल करा लेते हैं। तो यहाँ पर किसका रोल होता है, आप बोलोगे एसएनएस। तो जब भी इमरजेंसी होगी तो आप क्या करोगे, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, वॉलेंट्री जब इसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो मिक्चुरेशन की मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जब इसको रिलैक्स कराओगे तो ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। यानी अब समझने की कोशिश करना, जब स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल ब्रेन में भेजते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो ये सिग्नल एएनएस के पास भी आते हैं और एसएनएस के पास भी आते हैं। अगर आपका ब्रेन समझता है कि सब कुछ नॉर्मल है, हम मिक्चुरेशन की मैकेनिज्म कंटिन्यू कर सकते हैं, तो किसको भेजेगा सिग्नल, पीएनएस के पास और एसएनएस के पास ही भेजेगा। पीएनएस क्या काम करेगा, पीएनएस क्या करेगा, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। समझना मेरी बात, पीएनएस क्या करेगा, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा, मिक्चुरेशन मैकेनिज्म हो जाएगी। एक बार क्लियर हो गई। पर आपको लगता है फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो तुरंत ही ये एनएस एएनएस एसएनएस के पास सिग्नल भेजेगा और वो क्या करा देगा, तुरंत जाकर के जितने भी यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स हैं उनको डायलेट कराएगा, जब तक पॉसिबल होगा डायलेट कराएगा और स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ये दोनों क्या काम करेंगे, इस मैकेनिज्म को रोकने का काम करेंगे। यानी इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, डेड ट्रेसर मसल्स डायलेट करते हैं और स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब नॉर्मल कंडीशन होती है पीएनएस के इफेक्ट से स्फिंक्टर तो डायलेट करता है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मैच्योरेशन की मैकेनिज्म कंटिन्यू हो जाती है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये मैकेनिज्म भी मैंने बता दी, ठीक है, तो डेड ट्रेसर मसल का फंक्शन भी मैंने बता दिया और मैकेनिज्म भी क्लियर हो गई। Which of the parts labeled A to D correctly identify with its function? अब समझना, ये तो एफरेंट आर्टरियोल लग रहा है, ये इफरेंट आर्टरियोल है। बी क्या दे रखा है, ग्लोमेरुलस दे रखा है। ये क्या दे रखा है, डी सी टी दे रखी है। ये क्या दे रखा है, लूप ऑफ हैंडले दे रखा है। अब देखो ए एफरेंट आर्टरियोल, ए, अरे सॉरी ये तो ये है, ए क्या है, इफरेंट आर्टरियोल, यही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी देखो, बी क्या दे रखा है, बी बी ये रहा, बी क्या है भाई, ग्लोमेरुलस दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पोडोसाइट सेल दे रखा है। गलत, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो पोडोसाइट सेल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आप जानते हो वुमेन्स कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, ये वुमेन्स कैप्सूल, ये ऐसे ऐसे, ये तो हो गया पराइटल और ये हो गया विसरल। तो विसरल वाले पार्ट में लगे होते हैं छोटे छोटे सेल, इनको बोलते हैं पोडोसाइट सेल, और इनका जो पोर साइज होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्टरेट को बनाने के लिए। यानी इस पोर साइज से स्मॉल साइज के जो भी मटेरियल होगा वो पास आउट हो जाएगा, उससे बड़ा मटेरियल से पास आउट नहीं होगा। तो पोडोसाइट सेल कहाँ होते हैं, क्रिएट माइन्यूट स्पेस फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू वुमेन्स कैप्सूल, ये तो उन्होंने सही बोल दिया, ठीक है, बट ये बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पोडोसाइट को नहीं, वुमेन्स ग्लोमेरुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखो, सी हैनले लूप, सी हैनले लूप, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, ये भी गलत, देखते हैं इसको, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम लूप ऑफ एनएलए में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में, 5% कहां पर, लूप ऑफ एनएलए के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन 50% डीसीटी के अंदर। तो समझ गए होगे, ये भी गलत हो गया, ठीक है। डी क्या दे रखा है, डी देखो, डी डीसीटी दे रखा है, सही है। सीक्रेशन ऑफ एच आइन इनटू द फिल्ट्रेट, एब्सोल्युटली राइट। आप जानते हो डीसीटी, आप जानते हो सीक्रेशन ऑफ एच आइन इनटू द फिल्ट्रेट, मैंने समझाया भी था, एनसीईआरटी में दे रखा है एच आइन, समझना, और पोटेशियम आइन अगर ब्लड में ज्यादा हो जाएंगे तो इनको डीसीटी में क्या कर दिया जाएगा, सीक्रेट आउट कर दिया जाएगा। तो एच आइन पोटेशियम आइन को हम पीसीटी में भी सीक्रेट कर लेते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में भी कर लेते हैं, ठीक है, और डीसीटी में भी कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों पार्ट पीएच और आयनिक पीएच मेंटेन करना और आयनिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो तीनों बेटा रॉन्ग हो गए, ओनली राइट क्या है इसके अंदर, फोर्थ। तो करेक्टली पूछा गया है, आप समझ गए होंगे, तो समझना है इनको, फिर आगे चलते हैं। फिर से एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, उन्होंने कुछ लेबलिंग दे रखी है, देखो, द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग द डक्ट, ठीक है, व्हिच लेबल स्ट्रक्चर गिवन द डायग्राम,
परमेबल टू बोथ वाटर एंड यूरिया। ओके, वाटर और यूरिया के लिए परमेबल की बात कर रहा है। हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन यानी काउंटर करंट की बात कर रहा है। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेन पीएच और आयनिक बैलेंस इसकी बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ एच आयन और पोटेशियम आयन। ये सारी बातें किसके लिए दे रखी हैं? देखो, वाटर और यूरिया। समझना मेरे, काउंटर करंट में दो ही चीजें पार्टिसिपेट करती हैं काउंटर करंट में, एक तो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। अब लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो ये तो पीएच मेंटेन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, आयनिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, थोड़ा बहुत असेंडिंग कह लो, पीएच को मेंटेन में कोई भी नहीं कर रहा, समझना। पर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट आप समझना काउंटर करंट में भी पार्टिसिपेट कर रही है, पीएच और आयनिक बैलेंस में भी पार्टिसिपेट कर रही है, और सीक्रेशन ऑफ एच आयन और पोटेशियम आयन में भी हेल्प कर रही है। तो कलेक्टिंग डक्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जे। पूछा क्या है? करेक्टली पूछा है, तो जे इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? जे। आप समझ गए ना मेरी बात? तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सा कहाँ क्या है, थोड़ा पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, वो पूछना क्या चाह रहा है, तब उसको रिस्पॉन्स देना है। आगे चलो, फिर देखो एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड। ए क्या है? एफरेंट। बी क्या है? इफरेंट। ये क्या है? आप समझ गए होगे, ठीक है, वोमेंस कैप्सूल। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। पूछा क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलेंगे? Which structure in the diagram given below is having simple squamous epithelial tissue in wall? तो सिंपल स्क्वैमस कहाँ होंगे बेटा? आप जानते हो एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल में तो होते ही हैं, क्लियर है बिल्कुल। आप जानते हो, ठीक है, ग्लोमेरुलस में भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, वुमेन्स कैप्सूल में जो पैराइटल वाला पार्ट होता है इसमें भी होते हैं, यानी सभी जगह है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखो, ऐसा कोई है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा, डी। आप ध्यान हो, डी तो रह गया। डी क्या है? पीसीटी। पीसीटी में सिंपल स्क्वैमस नहीं होते, यहाँ कैसे होते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो डी में नहीं होंगे, सिर्फ ओनली 4 ऑप्शन देखो, ए बी सी ई। अब ढूंढो उसमें ए बी सी ई, सेकंड ऑप्शन है ए बी सी ई, ओनली ए बी सी ई। डी में कैसे होते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में सीलिया भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कह सकते हो फिल्ट्रेट को मूव कराने में और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम, द डायग्राम, ठीक है ना, पूरा दे रखा है ना, कुछ लेबलिंग दे रखी है। एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मेजर सबस्टेंस एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, मार्क पी क्यू आर एस टी, ठीक है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। डायग्राम आप समझना, ये पीसीटी हो गई, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये डीसीटी हो गई, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिमाग लगाना। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, सेगमेंट पीएसटी, पीएसटी कहाँ है? पीएसटी यानी पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट have to maintain pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion H and potassium ion and by absorption of bicarbonate। बिल्कुल राइट, समझ गए होगे, हम तब यही बात करते आ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन सेगमेंट एस। एस का है? ये रहा एस, डीसीटी। आप जानते हो डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर होता है, किसके इन्फ्लुएंस से? एल्डोस्टेरॉन और एडीएच के इन्फ्लुएंस से। एब्सोल्युटली राइट। पूछा क्या उसने? इनकरेक्ट। अभी ढूंढ रहे हैं, आगे चलो। इन सेगमेंट क्यू और आर, ध्यान से देखो, क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर क्या है यहाँ पर? लूप ऑफ हेनले। अब देखो लूप ऑफ हेनले में क्या है? क्यू और आर रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, बिल्कुल सही। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। सेगमेंट क्यू, ठीक है, कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट, बिल्कुल समझाया था मैंने, जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है वो फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करता है। ना 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 रुको, हाँ बिल्कुल, डिसेंडिंग वाला पार्ट वाटर के एब्जॉर्प्शन से फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करता है, और असेंडिंग वाला पार्ट NaCl के एब्जॉर्प्शन से फिल्ट्रेट को डाइल्यूट करता है, बिल्कुल सही। कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, बिल्कुल सही। एंड सेगमेंट आर, बिल्कुल सही। कंसंट्रेट फिल्ट्रेट इज डाइल्यूट एज इट मूव अपवर्ड, एकदम क्लियर, जैसे हमने बात की थी, बिल्कुल क्लियर। समझ, कंसेप्ट एकदम समझ भी रहे होगे, कोई चीज आपकी नहीं बच रही है एकदम। हर चीज को हम कई कई बार रिवीजन कर लेंगे। इन सेगमेंट पी, अब पी में आ जाओ, पी का अंदर का पी, पीसीटी की बात कर रहे हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब, बिल्कुल सही, ये भी सही दे रहा है। एनसीईआरटी की लाइन है 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम पीसीटी बाय द सेगमेंट, बिल्कुल ठीक है। एंड फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक। अब यह बताओ, क्या हाइपरटोनिक होता है पीसीटी का? नो बेटा, आइसोटोनिक होता है। मैंने कई बार बोला कि बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी 300, तो पीसीटी की ऑस्मोलरिटी भी 300, यानी आइसोटोनिक होगा, क्लियर है।
जबकि अगर हम डीसीटी की बात करते हैं तो ये बोलते हैं हाइपोटोनिक। लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट में पूछेंगे तो बोलेंगे हाइपरटोनिक। एकदम कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। आगे चलो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी एक्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन तुम गलत करते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने दिखा था बच्चे एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं और उसको ठीक है गड़बड़ कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, यानी सारे फंक्शन दे रखे हैं एक्सेप्ट एक फंक्शन नहीं है। जो फंक्शन नहीं है उसी को आपको ढूंढना है। आप समझ गए ना मेरी बात। नेक्स्ट आ जाओ। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड ionic ion balance, removal of metabolic waste from the blood and their excretion in urine है function. Removal of foreign chemicals from the blood and their excretion in urine function है. Kidney help in excretion and osmoregulation function है. PCT, DCT and collecting duct help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by tubular secretion which always occur passively. ये गलत हो गया। ध्यान रखना है ट्यूबुलर सीक्रेशन ऑलवेज एक्टिव होता है। सीक्रेशन कभी पैसिव हो ही नहीं सकता क्योंकि सीक्रेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करता है। ऑलवेज एक्टिव होता है। सीक्रेशन के केस में एब्जॉर्प्शन कई तरीके का होता है। ध्यान रखना भाई, ग्लूकोज का, सोडियम का, ग्लूकोज का और जितने भी पॉजिटिव आइंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। क्लोराइड आइन या कोई भी नेगेटिव आइन होगा उसका एब्जॉर्प्शन पैसिवली होगा। वाटर ऑस्मोसिस, या आप समझ रहे हो कि ऑस्मोसिस भी एक पैसिव टाइप का मैकेनिज्म है। प्रोटीन के थ्रू वाटर का हो रहा है तो अगेन पैसिव, फैसिलिटेटेड टर्म यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान रखना जितने भी ठीक है सिक्रेशन होते हैं, सिक्रेशन ऑलवेज एक्टिव, एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात। ऑस्मोटिक सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है। तो यही हो गया एक्सेप्ट के अंदर फोर्थ। When you feel thirsty or there is dehydration, it results in increase in osmolarity of body above the physiological setup point. आप जानते हो हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल सेटअप पॉइंट कितना 300। इससे ज्यादा ऑस्मोलिटी अगर बॉडी की हो गई, यानी कब होगी जब बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तो तुरंत सिग्नल कहां जाता है? सिग्नल सीधा जाता है हमारे हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस का रिलीज करना चालू कर देता है। जैसी ऑस्मोलिटी, समझता मेरी बात, अगर ये ऑस्मोलिटी इंक्रीज हुई तो सिग्नल कहां जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा? क्या रिलीज करना चालू कर देगा? एडीएच। और एडीएच क्या काम कर देगा? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा तो अगेन से क्या हो जाएगी? ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी? ऑस्मोलरिटी वापस कम होना चालू हो जाएगी। फीडबैक मैकेनिज्म है। नॉर्मल ऑस्मोलरिटी हो जाएगी तो नेगेटिव फीडबैक फिर पहुंचेगा यहाँ पर और एडीएच का निकलना क्या हो जाएगा? बंद। पूरी बॉडी इसी फीडबैक पे काम करती है। चीज रिलीज होती है, देन नॉर्मल होते ही नेगेटिव फीडबैक जाकर उस सिक्रेशन को रोक देता है। तो कौन सा हार्मोन? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ गए होगे। अब फिर से आ जाओ, दिमाग लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प टू मेंटेन पीएच, आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ, वही आ गया, बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। कौन कौन से? पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। फोर्थ, which of the following is not true related to counter current flow in kidney? ध्यान रखना, not related to, गलती मत कर देना। which of the following is not true, किससे related? related to counter current flow in kidney। अब देखो, it is a flow of tubular fluid through PCT and DCT। पहला पूछा है क्या काउंटर करंट में PCT और DCT पार्टिसिपेट करते हैं? बताया था मैंने, लूप ऑफ फैनले और कलेक्टिंग डक्ट ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही गलत हो गया, नॉट ट्रू, सही नहीं है। इट मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट formed in the interstitial fluid of the renal medulla. Yes, it includes flow of blood through the ascending and descending part of vasa recta. Yes, it includes flow of tubular fluid through descending and ascending limbs of loop of Henle. Yes, तीनों बातें से पार्टिसिपेट होती हैं, बट पीसीटी डीसीटी का रोल नहीं है। समझना मेरी बात। फाइनल adjustment of urine concentration and passage of small amount of urea into medullary interstitium occur in। समझना मेरी बात, यानी ये कहना चाह रहे हैं फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, यानी जब फिल्ट्रेट बनता है वो यूरिन नहीं है,
पीसीटी से आगे जाता है, लूप ऑफ एनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, धीमे 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 से उसमें से एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव होना चालू हो जाते हैं। फाइनल जो फिल्ट्रेट बनता है वो है आपका क्या, यूरिन। क्लियर है बिल्कुल। तो ये फाइनल फिल्ट्रेट कहाँ बनता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाकर के। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, आप कंफ्यूज हो जाओगे ट्यूब्यूल और डक्ट के अंदर क्या अंतर है। ट्यूब्यूल कुछ भी नहीं होते बेटा, ध्यान रखना है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ना होकर के, ठीक है समझना मेरी बात, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है, डीसीटी, हर नेफ्रॉन का डीसीटी छोटी छोटी ट्यूब्यूल में खुलता है, कई नेफ्रॉन का डीसी, और इन छोटी छोटी ट्यूब्यूलों के मिलने से जो एक ट्यूब्यूल बनती है, समझ इन सबके मिलने से जो ट्यूब्यूल बनती है, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं कलेक्टिंग नहीं, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। और कई कनेक्टिंग ट्यूब्यूल के मिलने से जो एक ट्यूब्यूल बनती है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यानी आप कह सकते हो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं, कलेक्टिंग नहीं कनेक्टिंग। तो यही गलत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टर्म नहीं होता, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल टर्म होता है, जो कहां पर खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट वो फाइनल पार्ट है जहां पर आप जानते हो यूरिया भी डिफ्यूज होकर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है, और यहां पहुंचने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है आप उसको यूरिन बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, कंफ्यूजन रहता है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां रखा, इससे कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगेन फिल इन द गैप, कुछ गैप दे रखे हैं, ठीक है, दैट गिव द एक्यूरेट sequence of blood flow in kidney if it has only cortical nephron। अब समझना नेफ्रॉन कितने तरह के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी होते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस पूछी है इन्होंने कि किस तरीके से, आप जानते हो सबसे पहले क्या होता है, रीनल आर्टरी होती है, आर्टरी किसमें टूटती है, आर्टेरियोल, उनसे क्या बनता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, उससे क्या बनते हैं अगेन से वेन्यूल, और वेन्यूल की बात क्या बनते हैं, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट वेन्यूल नहीं बनते, समझा रहा हूँ, एफरेंट आर्टरी आई, आर्टेरियोल आया, एफरेंट आर्टेरियोल, इससे क्या बनेगा ग्लोमेरुलस, फिर इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल फिर घूमते हैं बॉडी में, ये किसमें घूमेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो किसमें किसके अराउंड होगा भाई, नेफ्रॉन के चारों तरफ होगा पेरी, और बाद में इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा क्या, वेन्यूल देन वेन, समझ गए होगे। तो रीनल आर्टरी किसमें किसमें ओपन करेगी, बोलोगे एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, फिर क्या होगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, देन फिर क्या आएगा फिर आएगा वेन्यूल, और फिर क्या आएगा रीनल वेन। अब देखो ए क्या दे रखा है, इफरेंट आर्टेरियोल, ए यही गलत हो गया। सेकंड देखो ए इफरेंट, ये भी गलत हो गया, यही गलत हो गए, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड में देखो ए एफरेंट आर्टेरियोल, यस एफरेंट आर्टेरियोल सही हो गया। बी देखो इफरेंट आर्टेरियोल, नहीं, बी क्या था यहाँ पर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरी मतलब अराउंड, ट्यूबुलर यानी नेफ्रॉन के अराउंड मिलने वाली कैपिलरी, जिसमें ऐसी पेरीट्यूबुलर ट्यूबुलर कैपिलरी जो मेडुला में होती हैं उनको वासा रेक्टा बोलते हैं, जो कॉर्टेक्स में होती है उनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही बोलते हैं, बट एक्चुअल में सारी की सारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही हैं, बट स्पेशली वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो मेडुला में मिलते हैं उनको हम वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। एफरेंट ये गलत हो गया यहाँ पर भी। नेक्स्ट आओ, एफरेंट आर्टेरियोल ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल, अच्छा इन्होंने चलो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ने क्या किया, ठीक है इफरेंट आर्टेरियोल आप बोल सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है बिल्कुल सही सही बोला है, बिल्कुल सही, मैंने गलत दिया, इफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि भाई ग्लोमेरुलस के बाद निकलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल होंगे, ये लिखा तो है एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टेरियोल, फिर क्या होंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, बिल्कुल सही, यहाँ जल्दी में लिख दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो आगे जाकर क्या बनाएंगे वेन, यानी वेन्यूल देन वेन, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं दे रखा उन्होंने, तो ठीक है बी क्या दे रखा है, इफरेंट इफरेंट दोनों में सही है, बट सी क्या दे रखा है, वासा रेक्टा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वासा रेक्टा है या पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। अब ध्यान, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो है मजेदार क्वेश्चन है, अब बच्चा कहेगा सर वासा रेक्टा भी तो बोलेंगे, पर वासा रेक्टा स्पेशली कहाँ होता है, मेडुला वाले पार्ट में, पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कॉमन टर्म है कॉर्टेक्स के लिए भी मेडुला के लिए भी, तो यहाँ क्या लगाने वाले हो आप, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, 4, ध्यान रखना पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इज अ कॉमन टर्म, ठीक है, फॉर कैपिलरी विच प्रेजेंट अराउंड नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल, कॉर्टेक्स और मेडुला, वासा रेक्टा स्पेशली मेडुला में जो मिलेंगे। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, आप तुरंत समझ जाओगे।
इन ह्यूमन एसिडिटी सिस्टम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरिटर, पेयर पेयर्ड यूरिनरी ब्लैडर, पेयर्ड का होता है, यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है, सब चीजें पेयर में होंगी, यूरिनरी ब्लैडर एक ही होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है, किडनी किस किस के बीच में मिलती है भाई, डॉर्सो पेरिटोनियल पोजीशन में होगी, पर किस किस के बीच में, लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिकल कॉलम, थोरेसिक का लास्ट और लंबर का थर्ड, समझना, इनके बीच में किडनी प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन आता है। ईच ह्यूमन किडनी ऑफ एडल्ट पर्सन की नॉर्मल शेप एंड साइज ध्यान रखना, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन, बिल्कुल, एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख, दूसरी में 1 मिलियन यानी 10 लाख, दोनों मिला के 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। Which of the following statement is incorrect? यूरिन के लिए पूछा है, द एवरेज पीएच यूरिन की, ठीक है, राइट, येलो कलर की होती है, यस, ठीक है, इज ड्यू टू प्रोमोट, बिल्कुल सही, येलो कलर क्यों होता है, तो क्या यूरो, आप जानते हो, अब जब हीमोग्लोबिन टूटता है, किसमें टूटता है, बिलिरुबिन ग्लोबर्टिन में, ठीक है, जिनसे क्या बनते हैं, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट कहाँ आते हैं, गट में आते हैं, गट से क्या बनते हैं, ठीक है, फीकल मैटर का भी कलर येलो हो जाएगा, और यूरोक्रोम की फॉर्म में एब्सॉर्ब होकर ये यूरिन के कलर को भी कैसे कर देते हैं, येलो, राइट। An adult human excrete an average 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे, यस, क्योंकि जो एडल्ट ह्यूमन होता है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, 99% फिल्ट्रेट को क्या कर लेता है, रीएब्सॉर्ब, ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन, ओनली 1%, तो 1% कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.8 एनसीईआरटी में रखा है, पर रॉन्ग नहीं है, इट इज राइट। पूछा क्या उसने, इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रखना, राइट। अब ग्लूकोज यूरिया की बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, ये गलत कर दिया, इंसिपिडस तो फॉल्स डायबिटीज होती है, ध्यान रखना, इंसिपिडस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, और आप जानते हो ग्लाइकोज, ठीक है, यूरिया और कीटोन, यूरिया जी कब होते हैं, ड्यू टू, समझना मेरी बात है, ड्यूरिंग डायबिटीज मलाइटस, अगर किसी को डायबिटीज मलाइटस होती है यानी मीठी डायबिटीज, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ब्लड से किसमें एंटर कराना, सेल के अंदर एंटर कराना, नहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, किसके थ्रू, GLUT4 प्रोटीन। अगर इंसुलिन नहीं है तो सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा, नहीं आएगा, जब सेल में ग्लूकोज नहीं आएगा तो सेल तो भूखे भूखे रहेंगे, जब सेल भूखे रहेंगे तो सिग्नल कहां जाएगा, हंगर सेंटर के पास, आप खा तो रहे हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ रहा है, बट सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, सेल को ग्लूकोज क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन ही तो सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो सेल तो भूखे रहेंगे, जब सेल भूखे रहेंगे तो सिग्नल कहां जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हंगर को एक्टिवेट करेगा, फिर भी इंसुलिन तो नहीं निकलेगा, आपको भूख लगेगी और खाओगे, तभी डायबिटिक केस में देखो लोग खूब खाते हैं, उनको भूख लगती है, समझ रहे हो क्या मेरी बात, पर सेल फिर भी भूखे हैं, तब क्या होगा, समझना मेरी बात, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो भाई आप जानते हो ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है, 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ग्लूकोज, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 80 to 100, 180 पहुंचते ही ये यूरिन से बाहर निकलना चालू कर देगा, अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है मतलब ग्लाइकोज यूरिया हो गया उस इंसान को, यानी उसको डायबिटीज हो गई उसको, मेरी बात समझ रहे हो क्या, यूरिन में 180 थ्रेशोल्ड वैल्यू है, 180 तक तो ग्लूकोज यूरिन में मिलेगा ही नहीं, और 180 भी 100 से 180 कब पहुंचेगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, यानी डायबिटीज मलाइटस के केस में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा, एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, जब सेल भूखे रहेंगे, सेल को खाना नहीं मिलेगा तो सेल क्या करेंगे, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, जब फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तब बनते हैं डेंजरस प्रोडक्ट कीटोन बॉडीज, और जब कीटोन बॉडीज बनना चालू हो जाते हैं तो ये कीटोन बॉडीज ब्लड में आते हैं, और ये कीटोन बॉडीज ब्लड से किडनी में जाते हैं, और किडनी से यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं, ये इतने डेंजरस होते हैं, ये किडनी को डैमेज कर देते हैं, इसीलिए तो डायबिटिक पेशेंट की किडनी फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आप समझ रहे हो क्या, तो डायबिटिक पेशेंट में यानी डायबिटीज मलाइटस में ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इट इज अ इंडिकेटर, ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज का यूरिन में मिलना इज इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मलाइटस, पर ये देख रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है, पर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
आगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। क्या बोल रहा है? इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर को बढ़ाने की बात कर रहा है, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। कोई एक ऐसा है जो उसको नहीं बढ़ाता और सारे बढ़ाते हैं। एंटी, समझना, जो जीएफआर नहीं बढ़ाएगा वो क्या होगा? बीपी को क्या करेगा? स्लो करेगा। भाई जीएफआर ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा? जब ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और आप जानते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, एडीएच, इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेसल्स को प्रेस कर देता है, मतलब ये बीपी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी तो इसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ मिलते हैं? आप बोलोगे सर एडीएच के रिसेप्टर तो डीसीटी में मिलते हैं। अरे डीसीटी में भी मिलते हैं, ब्लड वेसल्स में भी मिलते हैं, स्वेट ग्लैंड में भी मिलते हैं, क्योंकि वहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन करा करके, आप समझना मेरी बात, वाटर के इवेपोरेशन को रोकता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी काम करता है। तो ये भी हो गया, ठीक है। आप एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करता है? जीएफआर को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। आप जानते हो ये भी इंक्रीज करना है काम करता है, क्योंकि रास को एक्टिवेट करता है और रास का काम ही है जीएफआर को बढ़ाना। एल्डोस्टेरॉन, आप जानते हो एल्डोस्टेरॉन भी क्या काम करता है? जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, हाँ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये अपोज करता है, यानी ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जीएफआर को कम करता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? एक्सेप्ट, फोर्थ लगाओगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहां से निकलता है? वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल से निकलता है, ठीक है, जो रास का अपोज करता है, बीपी को, जीएफआर को कम करने का काम करता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन डिफर फ्रॉम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, आप जानते हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मैक्सिमम होते हैं 85, जक्स्टा मेडुलरी बहुत कम होते हैं 15, तो नंबर का भी अंतर होता है इनमें। लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज्यादा होती है। प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा, यस, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अराउंड डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं, पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इसको वासा रेक्टा नहीं बोलते। और लोकेशन इन किडनी, आप इसको भी लगाओगे, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं तो इनका लूप ऑफ हेनले डीप मेडुला तक होता है, जबकि वो सुपरफिशियली होते हैं। तो चारों लगा दोगे एबीसीडी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन डिफर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या अंतर है दोनों के अंदर, पीसीटी और डीसीटी में? देखो, हैविंग मॉडिफाइड सेल मैक्यूला डेंसा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की बात कर रहा है ऑफ नेफ्रॉन, डिफर फ्रॉम डीसीटी। तो डीसीटी में तो मैक्यूला होते हैं, पीसीटी पर पीसीटी की बात कर रहा है वो, क्या ऐसी चीज क्या है पीसीटी में जो डीसीटी को से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हैविंग ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल, बिल्कुल सही, पीसीटी में होते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो डीसीटी में नहीं होते। नेक्स्ट आ जाओ, अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, आप इसको भी लगाओगे। आप जानते हो पीसीटी में 70 to 80% सॉल्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, उसमें भी मैंने बताया था नेगेटिव, यानी बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन टोटली पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, तो बोथ। और जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ध्यान रखना, सारे कंसेप्ट में बताता जाऊंगा, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूं आपका मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट, बने रहना लास्ट तक, क्योंकि मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा, आप खुद पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएंगे, और मैं एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट लगा लगा के क्लियर करूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कंसेप्ट एक भी नहीं छोड़ूंगा। पूरी साल पढ़ना और अभी यहाँ थोड़ा टाइम देना, तो 100% बेनिफिट होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, क्या पूछ रहा है उसने? इनकरेक्ट पूछा है। विद रिस्पेक्ट टू पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड सबस्टेंस विच आर सेलेक्टिवली सीक्रेटेड, सेलेक्टिवली सीक्रेशन की बात कर रहा है। तो पीसीटी में किस किस का सीक्रेशन होता है? एच आयन का और अमोनियम आयन का होता है। इनकरेक्ट पूछा है उसने, ये तो करेक्ट है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक तो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में तो कुछ भी सीक्रेशन होता नहीं है। असेंडिंग में आप बोल सकते हो स्मॉल अमाउंट में यूरिया, पर सीक्रेशन नहीं होता यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है, सीक्रेशन करने लगाएंगे, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको भी रुक जाते हैं। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब डीसीटी, पोटेशियम एचाइन, ये भी करेक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट, यूरिया, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बात कर रहा है सीक्रेशन की, सीक्रेशन बिल्कुल ठीक है। ये बात कर, देखो एसेंड, ये हो गया कलेक्ट, ये मान लो ये तो हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से तो यूरिया निकलती है, और ये एंटर कर जाती है किसमें? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, समझना। यानी यहां से तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? सीक्रेशन। तो ये समझना, ये
पहला क्या है, बिल्कुल राइट है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यूरिया का सीक्रेशन, बिल्कुल यहाँ सीक्रेशन हो रहा है, तो ये भी राइट है। अब कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम, एचाइन, ठीक है, इनका तो सीक्रेशन होता है, पर यूरिया का सीक्रेशन नहीं होता। यूरिया का यहाँ क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल। किसके कहाँ आ रही है, ब्लड में, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। जल्दीबाजी मत करना, जरा सी जल्दी गड़बड़ कर देगी। एक बार ड्रॉ करके देखोगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेलेक्ट द, अब आ जाओ, ठीक है, इन्होंने वो एंजाइम दे दिए रेनिन। अब जब भी रेनिन आ जाए रुक जाना, तो रेनिन जब भी आएगा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। रेनिन दो होते हैं, एक सिंगल एंड डबल एंड। डबल एंड तो कहाँ होता है, डाइजेशन में, और यहाँ पर सिंगल एंड वाला रेनिन होगा, क्योंकि एक्सक्रीशन में सिंगल एंड। तो ये यही गलत हो गया, डबल एंड डाइजेशन वाला रेनिन दे रखा है। रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करता है ये बीपी को बढ़ाता है, ये जीएफआर को बढ़ाता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज द, ये गलत हो गया, डिक्रीज नहीं करता है ब्लड प्रेशर को, इंक्रीज करने का काम करता है। एएनएफ, ठीक है, एएनएफ का काम क्या होता है, ये रास का अपोजिट होता है, बीपी को कम करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, एल्डोस्टेरोन रेनिन के सीक्रेशन को स्टॉप करता है, रिलीज फ्रॉम वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ हार्ट, नो, अभी बताया था मैंने, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, गलती मत करना, एएनएफ रिलीज फ्रॉम एट्रियल, एट्रियम की जो मस्कुलर वॉल होती है वहां से रिलीज होता है, यही गलत हो गया, इन्हें गलत हो गए, करेक्ट पूछा है इन्होंने। ऑस्मो रिसेप्टर इन बॉडी, बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है, आर एक्टिवेटेड इन hypothalamus region in the response to change in body blood volume and osmolarity, बिल्कुल सही। हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर होते हैं, अगर आप बॉडी की ऑस्मोलरिटी बढ़ती है तो तुरंत रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को सिग्नल पहुंचाते हैं, और क्या रिलीज करने के लिए, वैसोप्रेसिन, एडीएच। एब्सोल्युटली राइट, समझ गए होगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, ए बी सी डी दे रखे हैं, एंड स्टेट देम, ठीक है, इन्होंने बात दे रखी है, दे आर ट्रू एंड फॉल्स पूछे हैं। अब पहला देखो, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, अगर बॉडी से क्या हो जाए, फ्लूइड का लॉस हो जाए, स्टिमुलेट द ऑस्मो रिसेप्टर विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एडीएच इसको वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, बिल्कुल सही बोला। अगर बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो जाए तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगा, और हाइपोथैलेमस तुरंत एडीएच निकालेगा, जो क्या करेगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करके ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा। एब्सोल्युटली राइट, ट्रू है ये। नेक्स्ट आओ, रेनिन फिर से गलत कर दिया, डबल एन, रेनिन आती रुक जाना, सिंगल एन, डबल एन, डबल एन धोखा देगा वो, ठीक है, फॉल्स। एल्डोस्टेरोन, ठीक है, cause reabsorption of sodium ion and water from proximal part of tubule, proximal, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर मेनली कहाँ होते हैं, डीसीटी में लगे होते हैं, फॉल्स। वाटर reabsorption is minimum at proximal convoluted tube, मिनिमम नहीं, पीसीटी में मैक्सिमम होता है, अगेन फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, पहला ही हो गया। इन ह्यूमन किडनी एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टूवर्ड्स इनर मेडुला या मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज कंट्रीब्यूटेड बाय, समझाया था मैंने, दो ही चीजें, NaCl एंड यूरिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन डिक्रीज जीएफआर, यानी सारे के सारे फैक्टर जीएफआर को कम कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक ऐसा है जो जीएफआर को कम नहीं कर रहा, उसी को ढूंढना है, यानी जीएफआर को बढ़ा रहा है, यानी बीपी को बढ़ा रहा है, समझना। आगे देखो, बहुत ये बेटा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तुम बताओ जरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जीएफआर को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बताओ, दिमाग लगाओ फटाफट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जीएफआर को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, मैं बताता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी इमरजेंसी होती है, समझना मेरी बात, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा या कम करेगा, ये बीपी को बढ़ाएगा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ, यानी ये क्या करेगा, जीएफआर को बढ़ाने वाला है, यानी घटाने वाला नहीं है, ये जीएफआर को बढ़ाएगा, ड्यूरिंग इमरजेंसी बीपी बढ़ता है, आप समझ रहे हो, और बीपी बढ़ेगा मतलब जीएफआर बढ़ेगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जीएफआर को इंक्रीज करता है और पैरा नॉर्मल रखता है, तो एक्सेप्ट, यानी एक डिक्रीज वाला पूछ रहा है, मायोजेनिक मैकेनिज्म, हाँ मायोजेनिक मैकेनिज्म, बिल्कुल सही। मायोजेनिक मैकेनिज्म का मतलब क्या कहना चाह रहा है,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन डिक्रीज जीएफआर। सारे के सारे डिक्रीज करेंगे, एक डिक्रीज नहीं करेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ड्यूरिंग इमरजेंसी, अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, अब सुनो मेरी बात। मायोजेनिक जो फंक्शन है, मायोजेनिक फंक्शन क्या काम करता है? जीएफआर को कम करता है, क्लियर है बिल्कुल। एक्सेप्ट ये भी डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। एट्रियल एक ही बात है, ये भी जीएफआर वगैरह कम करेगा। एंजियोटेंसिन जीएफआर को बढ़ाएगा। समझना मेरी बात, जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ध्यान रखना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जीएफआर को कम करने का काम करता है। क्योंकि तो अगर जीएफआर बहुत बढ़ गया यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो मैंने बताया भी था ब्रेन और किडनी जो वाइटल ऑर्गन है इनके डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इमरजेंसी के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो जीएफआर को कम करके इन वाइटल ऑर्गन के डैमेज होने से हमें बचाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन डिक्रीज जीएफआर। सब कम करते हैं एक्सेप्ट एक कम नहीं करता। कम कौन सा नहीं करता? एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये इंक्रीज करता है। फर्स्ट वाला डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है, सेकंड डिक्रीज कर रहा है, थर्ड इंक्रीज कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यानी मायोजेनिक और एट्रियल, ठीक है, नाइट्री यूरेटिक फैक्टर तो एक ही हो गए। सिंपैथेटिक भी कम कर रहा है ड्यूरिंग इमरजेंसी, और एंजियोटेंसिन आप जानते हो वही रास सिस्टम है, रास का काम ही जीएफआर को बढ़ाना। द टेस्ट ऑफ अ पर्सन, सो ग्लूकोज लेवल कितना दिखा रखा है? 130, 130 नॉर्मल है, 180 होगा तभी यूरिन में आएगा। तो ऐसे इंसान का यूरिन सैंपल अगर लोगे तो उसमें ग्लूकोज मिलेगा? नहीं मिलेगा ग्लूकोज बेटा उसमें। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलर की बात कर रहे हैं, आप जानते हो ग्लोमेरुलर के अंदर एक एफरेंट आर्टेरियोल होता है, एक इफरेंट आर्टेरियोल होता है। समझना मेरी बात, आप जानते हो जो ब्लड आता है एफरेंट आर्टेरियोल में उसका वॉल्यूम कितना होता है? 1100 टू 1200 ml। या ऐसे भी कह सकते हो, ये ब्लड की बात चल रही है, कौन? ब्लड। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं, प्लाज्मा का कितना होगा? 55%, यानी 65 ml प्लाज्मा होगा। ये पास आउट होता है पर मिनट। कैसे पास आउट होता है? पर मिनट। इस ग्लोमेरुलर से पास आउट होता है पर मिनट, और ये फिल्ट्रेट बनेगा कहां पर? नीचे, ये ऐसे ऐसे। अब यहां पर क्या होगा समझना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक तो होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली मान लो 60 mmHg। इसके अलावा होता है ब्लड कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आरबीसी या ब्लड वेसल्स के कोलोडल या ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है, नेगेटिव प्रेशर। ये प्रेशर 60 mmHg नेगेटिव प्रेशर हुआ, पॉजिटिव प्रेशर हुआ। ये होता है 30 mmHg नेगेटिव प्रेशर हुआ, ब्लड कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझना मेरी बात, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये अप्रोक्सीमेटली होता है 20 mmHg, ये भी नेगेटिव प्रेशर है। तो आपसे पूछा जाए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिससे फिल्ट्रेट बनता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा दो, 60 में से 50 गए तो कितना हो गया? ओनली 10 mmHg। दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो फिल्ट्रेट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप समझना मेरी बात, जो फिल्ट्रेट बनता है वो कितना होता है? 125 ml पर मिनट बनता है। तो 125 पर मिनट बनना है, इसको क्या बोलते हैं? जी, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, पर मिनट। और पर डे अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? एनसीईआरटी दोनों रखें, 1.5 सॉरी 1 ऐसे याद रखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 180 लीटर पर डे, यानी 180 लीटर एक दिन के अंदर फिल्ट्रेट बनता है। 180 लीटर, क्या सब बाहर निकल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इस 180 लीटर यानी 125 पर ml का 99% क्या हो जाता है बेटा? रीएब्सॉर्ब। ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन। तो 1% कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 1.8 लीटर पर डे, यानी एक दिन के अंदर 1.8 यानी 1.5 से 1.8 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, यानी यूरिन बनती है। तो दो बातें समझ में आ गई, कितना फ्लो हो रहा है समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे ग्लोमेरुलर प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, तो ग्लोमेरुलर प्लाज्मा फ्लो होता है 1650 ml पर मिनट।
ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कितना होता है 1100 टू 1200 ml पर मिनट। जीएफआर कितना होता है जो फिल्ट्रेट फाइनली बनेगा, वो क्या है जीएफआर 120 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालोगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। बीपी जरा भी कम हो जाए फिल्ट्रेशन रुक जाएगा, दिस डेंजरस कंडीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एकदम कंसेप्चुअल समझ में आ गया होगा, जीएफआर समझ में आ गया होगा, सब कुछ आ गया होगा। अब देखो आगे, on an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute। absolutely right, clear है बिल्कुल। the normal glomerular hydrostatic pressure is 10 mmHg ना, कितना बताया glomerular hydrostatic pressure 60, तो ये क्या हो गया wrong। the glomerular filtration rate in a healthy individual is about 120 ml per minute या 180 liter per day। absolutely right, both are right। देखो, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन, विटामिन, यूरिया, लिपिड, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, एब्सोल्यूट, क्योंकि फिल्ट्रेट में सब कुछ होता है, सब कुछ होगा, ये सब चीजें हैं। ध्यान रखना, आरबीसी नहीं होंगे, डब्ल्यूबीसी नहीं होंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं होंगे, सेल्स नहीं होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और ये सब कुछ होगा, और ये सब क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्सोल्यूट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मायोजेनिक कंट्रोल। मायोजेनिक कंट्रोल पर डिपेंड नहीं करता, करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप जानते हो मायोजेनिक कंट्रोल का मतलब है एएनएफ। एएनएफ क्या करता है, जीएफआर को कंट्रोल करता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि मायोजेनिक कंट्रोल का काम क्या है, जीएफआर को कम करना। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया बेटा। तो राइट कितने हो गए यहाँ पर, ए सी डी, कितने राइट हो गए, 3। लास्ट में क्या दे रखा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज नॉट डिपेंड ऑन मायोजेनिक कंट्रोल, जबकि कैसा होता है, डिपेंड ऑन मायोजेनिक कंट्रोल। तो समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे, व्हाट विल बी द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, निकाल दोगे आप, ठीक है। ग्लोमेरुलर, ठीक है, कैपिलरी प्रेशर कितना है 40, ये पॉजिटिव प्रेशर हो गया। इसमें से आप नेगेटिव वाले घटा दो, नेगेटिव क्या क्या है, कैप्सुलर प्रेशर है 10 और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है 30, ठीक है। तो ये क्या हो 40, 40 माइनस 40, नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी फिल्ट्रेशन रुक जाएगा। ऐसा होगा तो फिल्ट्रेशन रुक जाएगा, जीरो फिल्ट्रेशन। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू किडनी रेगुलेशन। समझना, जल्दीबाजी नहीं, समझ के करो, दिमाग लगाओ। किडनी रेगुलेशन की बात कर रहा है वो। ड्यूरिंग समर, जब गर्मियों का टाइम होता है, व्हेन बॉडी लॉस लॉट ऑफ वाटर, नो डाउट पानी का बहुत लॉस हो जाता है, बाय स्वेटिंग। जब पानी का लॉस होगा तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो हाइपोथैलेमस क्या करने वाला है, एडीएच को रिलीज करने वाला है, समझना। तो यहाँ रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस होगा, इंक्रीज होगा। करेक्ट पूछा है तो यही डिग्री गलत हो गया। एडीएस सीक्रेशन सप्रेस नहीं होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि एडीएस का काम क्या होता है, वाटर की कमी को रोकना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकने वाला हार्मोन, यानी यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला हार्मोन, यानी यूरिन से मैक्सिमम वाटर को एब्सॉर्ब करने वाला हार्मोन, समझना। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर देन रिक्वायर्ड एडीएच रिलीज इज सप्रेस। जब आप बहुत सारा पानी पीते हो तो एडीएस का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, जब पानी पी रहे हो तो एडीएस का सीक्रेशन सप्रेस हो ही जाएगा, सही बात, जरूरत ही नहीं है एडीएच की, राइट। एक्सपोज टू कोल्ड स्टिमुलेट एडीएच रिलीज, जब ठंडी का टाइम होगा तो बताओ बॉडी से वाटर लॉस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठंडी में नहीं होगा, स्वेटिंग नहीं होती है, तो क्या होगा, एडीएच का सीक्रेशन बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। एक्सपोज टू कोल्ड स्टिमुलेट एडीएच रिलीज, क्या एडीएच रिलीज होगा, नहीं बेटा, रिलीज होना बंद होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलस फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। तो पता होना चाहिए एंजियोटेंसिन सेकंड करता क्या है, ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, डिक्रीज, ये इंक्रीज करता है, यानी बीपी को बढ़ाता है, जीएफआर को बढ़ाता है। तो समझना, तो ये कब निकलेगा, जब जीएफआर कम होगा। ये क्या कर रहा है, एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, नो, जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तब एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज होगा और जाकर के वो जीएफआर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, समझना हर चीज को। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट
अब इनकरेक्ट पूछा है उन्होंने, अंडरलाइन करो, पूछा क्या इनकरेक्ट। एएनएफ इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम आयन इन यूरिन, बिल्कुल सही। तो बीपी को कम करता है, बीपी को कम कैसे करेगा, रास का अपोज करेगा, सोडियम आयन के निकलने को बढ़ाएगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। इफ नेफ्रॉन ऑफ वन किडनी आर डैमेज, न्यू नेफ्रॉन आर फॉर्म्ड, गलत, ये इनकरेक्ट हो गया। भाई नेफ्रॉन में रीजनरेशन पावर थोड़ा ना होती है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात, नेफ्रॉन में नहीं होती। इफ नेफ्रॉन ऑफ वन किडनी आर डैमेज देन न्यू नेफ्रॉन आर फॉर्म, नहीं, नेफ्रॉन रीजनरेट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन किडनी स्टिमुलेट हाइपरट्रॉफी ऑफ अदर, यस, बिल्कुल राइट। अगर आपने एक किडनी को निकाल दिया तो दूसरी किडनी पर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी को साइज बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट, काउंटर ट्रेंड में समझाया था मैंने, यस। ऑल आर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एक्सेप्ट वन, कौन सा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है, यानी वैसो डायलेटर है, ए एन एफ। और ये भी आप जानते हो कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्टर। द सेल नेम्ड पोडोसाइट, पोडोसाइट कहाँ होते हैं, मैंने बताया था वुमेन्स कैप्सूल में पैराइटल या विसरल, विसरल पे लगे होंगे पोडोसाइट, तो देखो विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, ध्यान रखना है, पैराइटल पे क्या होंगे, सिंपल स्क्वेमस, विसरल पे पोडोसाइट्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ग्लोमेरुलस यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज एंड प्लाज्मा प्रोटीन आर फिल्टर आउट, बेटा सब तो हो जाएगा पर प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी फिल्ट्रेशन में पोर साइज होता है, वो उनको पास आउट नहीं होने देता। कब तक, जब तक कि किडनी में इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन होगा, समझना मेरी बात, इन्फ्लामेशन होगा, पोर साइज बढ़ जाएगा, तो ही, यानी यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन मिल रही है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखी है, तो ही ये बाहर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। पूछा क्या, हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हो गया। एनएफ डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, करेक्ट। यूरिन इज कंसंट्रेट इन लूप ऑफ एनले, करेक्ट। ग्लूकोज हैज हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, यस, हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, तो कितने करेक्ट हो गए, 3। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन आर परमेबल टू वाटर एक्सेप्ट, सारे परमेबल होंगे एक को छोड़ करके, कौन सा परमेबल नहीं होता, आपको पता है, असेंडिंग लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ एनले। डिसेंडिंग होता है, पीसीटी में वाटर होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव में वाटर होता है, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन, फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा, मैंने बताया था सेल्स नहीं होंगे, सब कुछ होगा। ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, यस। प्लाज्मा विदाउट ग्लूकोज, भी ग्लूकोज तो होता है। ब्लड विदाउट यूरिया, अरे ब्लड कहां से होगा, यूरिया तो होगा। ब्लड विद प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होंगे, सब गलत हो गए, ओनली वन। ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, यानी ब्लड सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, ब्लड प्रोटीन और ब्लड सेल्स नहीं फिल्टर आउट होंगे। अमाउंट ऑफ यूरिन इज अफेक्टेड बाय, यानी यूरिन के अमाउंट ज्यादा होना या कम, किस किस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन डालता है, एल्डोस्टेरोन डालता है, लेंथ ऑफ लूप ऑफ एनले, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी यूरिन कंसंट्रेटेड ज्यादा होगी, ऑल ऑफ दीज। गिविंग ग्लो आर फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दीबाजी मत करना, जरा पढ़ो। ऑन एन एवरेज 18 to 30 मिलीग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड, क्या इतनी यूरिया एक्सक्रीट आउट होती है ऑन एन एवरेज, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, यूरिया कितनी एक्सक्रीट आउट होगी डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन ज्यादा है तो यूरिया का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड रेंज फ्रॉम 25 to 30 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ध्यान रखना, ग्राम नहीं मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है, मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, ये भी रॉन्ग ही है। GFR इन हेल्दी इंडिविजुअल इज अबाउट, कितना होगा, 125 ml पर डे, अरे ये भी गलत हो गया। अबाउट 99% ऑफ फिल्ट्रेट, इन्हें पूछा क्या है, चूज द ऑप्शन विच इंक्लूड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, सभी इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अबाउट 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय द नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल, क्या नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल से 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है, यस, ये ठीक है। अबाउट 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल, ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन, सभी गलत हो गए बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओनली डी राइट है, यानी ए बी सी ऑप्शन देखो, ए बी सी है ऑप्शन 4, ये क्या होगा, इनकरेक्ट। Which of the following part of nephron is associated with maximum water absorption, कहां से होता है मैक्सिमम, पीसीटी,
70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी। लूप ऑफ हेनले से ओनली 5% और डीसीटी से टोटल मिला करके 15% कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, समझना। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, पूछा क्या है, हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू लूप ऑफ हेनले। अब देखो लूप ऑफ हेनले से क्या क्या रिलेटेड है। क्या लूप ऑफ हेनले में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है? नहीं होता, डीसीटी में होता है। इट इज कंसंट्रेटिंग सेगमेंट, ठीक है। यूरिन बिकम हाइपरटोनिक, यस, यूरिन को हाइपरटोनिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, यस, ओनली 5%, सबसे कम। लाइन बाय सिंपल क्यूबिटल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, लूप ऑफ हेनले के अंदर देखो ब्रश बॉर्डर नहीं होते, ब्रश बॉर्डर ओनली प्रेजेंट इन पीसीटी। लूप ऑफ हेनले में जो थिन पार्ट होता है वो सिंपल स्क्वैमस और जो थिक पार्ट होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये भी रॉन्ग हो गया। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा, क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है? 2। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving, अब बताओ कौन से hormonal, आप जानते हो हाइपोथैलेमस भी फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करता है, हार्ट भी फीडबैक मैकेनिज्म को एएनएफ रिलीज करता है और जेजी सेल रेनिन को रिलीज करके फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। यानी ऑल ऑफ दीज ये सारे के सारे क्या करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं। हाइपोथैलेमस एडीएच वैसोप्रेसिन, जेजी सेल आप जानते हो रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन रिलीज करता है जो रास के लिए, हार्ट से एएनएफ। द सिग्नल ऑफ मिक्सुरेशन इज इनिशिएटेड बाय, मैंने बताया था, स्ट्रेच रिसेप्टर विच प्रेजेंट कहां पर, इन यूरिनरी ब्लैडर। समझा चुका हूं पूरी मैकेनिज्म। अब देखो एनसीईआरटी का है, इस पर बच्चा गलत करता ही करता है, इस पर रॉन्ग बहुत बहुत बच्चे रॉन्ग करते हैं क्योंकि बच्चा पूरी कंसेप्ट पढ़ के जाएगा, इन पॉइंट्स को लास्ट में ध्यान नहीं देगा। मैंने वो पॉइंट उठाया जहां आप गलती करोगे, तो ध्यान रखना है आपको कि किस किस बॉडी के पार्ट का एक्सक्रीशन में क्या क्या रोल है। बहुत एक एक बात पे क्वेश्चन है। लीवर, एनसीईआरटी की लाइन है टोटल। बिलिरुबिन ब्लूबर्टिन एसटीटी मिल्क को निकालता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, ड्रग्स को सब दे रखा है। स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, तीनों का सिक्रेशन करती है, राइट राइट। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। सीबीसीएस ग्लैंड की बात करते हैं, स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्स, तीनों को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। एनसीईआरटी का लास्ट पैरा एक एक चीज एनसीईआरटी से है, पर साथ साथ दे रखा है एनसीईआरटी में, लंग से CO2 और वाटर निकलता है, यूरिया यूरिक एसिड लंग से नहीं निकलते, ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। एनसीईआरटी बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, तो जल्दीबाजी मत करना। आगे, इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, आप जानते हो ऑर्निथिन साइकिल में क्या बनता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, मतलब NH2CO NH2 का फॉर्मेशन होगा, जैसा यूरिया, समझना। तो ऑर्निथिन साइकिल जो लीवर में रन होती है, यानी यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, तब फाइनल यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसको बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप जानते हो, तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल चाहिए, अमोनिया प्लस एक CO2 का मॉलिक्यूल चाहिए, एक CO2 टू अमोनिया के मॉलिक्यूल मिल जाए तो यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं अमोनिया एंड यूरिया नहीं, सॉरी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, टाइपिंग में कॉमा आ गया। तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये दो चीजें मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया क्या होती है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट होती है। अगेन डिसऑर्डर, एनसीईआरटी का डिसऑर्डर है, रीनल कैलकुली इज अ रिजल्ट ऑफ, ध्यान रखना किडनी स्टोन की बात कर रहा है, कोई भी ऑक्सलेट हो, सोडियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, अगर ऑक्सलेट है तो किडनी स्टोन बनेंगी ही बनेंगी, ध्यान रखना ये वाली बात। पर मैंने बताया था अगर आप प्यूरिन ज्यादा इंटेक करते हो तो प्यूरिन जेंथिन में कन्वर्ट होते हैं, जेंथिन से यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑल ऑक्सलेट्स, ठीक है। तो हाइपरटेंशन नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट्स एंड कैल्शियम फॉस्फेट बोथ आर, भाई कैल्शियम आ गया, कैल्शियम तो करता है, ऑक्सलेट आ गया, ठीक है, ये करेंगे। एक्सिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ जाएगा, यानी प्यूरिन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल भी बढ़ेंगे, यूरिक एसिड क्रिस्टल बढ़ेंगे तो भी गाउटी अर्थराइटिस और किडनी स्टोन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ध्यान रखना। ऑल ऑक्सलेट किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर कैल्शियम फॉस्फेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अमाउंट ज्यादा हो गया क्रिस्टल्स के। अगर न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, तो नो डाउट यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं,
जिसकी जो जॉइंट्स में डिपॉजिट होकर गाउटी अर्थराइटिस करते हैं और किडनी में भी स्टोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगेन डिसऑर्डर, ठीक है, मैंने बता दिया भाई। अगर ग्लूकोज यूरिया की बात करते हैं कब होता है, मैंने बताया अगर डायबिटीज का केस हो तो यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, ये तो गाउट हो गया, गाउटी अर्थराइटिस बताया था मैंने, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। रीनल कैलिकुले, ठीक है, अब इसको भी दे सकते हो, मास ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट विद इन द किडनी, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, आइटिस आ गया मतलब इन्फ्लामेशन। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ये क्या हो गया, ग्लूकोज यूरिया, जो डायबिटीज मेलाइटस के केस में देखने को मिलता है। ये सारे डिसऑर्डर दे रखे हैं एनसीईआरटी के, याद रखना। गाउटी अर्थराइटिस में क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। रीनल कैलिकुली यानी किडनी स्टोन, ये क्या है, मास ऑफ, ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विद इन किडनी, उसको किडनी स्टोन बोलते हैं। ग्लूकोज यूरिया बता चुका हूं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस यानी ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। सेल ऑफ पीसीटी आर प्रोवाइड with microvilli for the absorption of most of the contents of glomerular filtrate. Which of these content is not at all reabsorbed in PCT? ऐसा कौन सा सबस्टेंस है जो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब नहीं होता? अमाइनो एसिड होते हैं, विटामिन सी होती है, सोडियम होता है, क्रिएटिनिन, ध्यान देना क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब नहीं होती, बॉडी में बनती है 100% एलिमिनेट होती है। और एक सबस्टेंस और आपको याद रखना है, डैलिया प्लांट होता है, ठीक है, तो डैलिया प्लांट से भी हम इनुलिन आइसोलेट करते हैं, किडनी टेस्ट में उसको यूज भी करते हैं। अगर ब्लड में इंजेक्ट करेंगे तो मेटाबॉलिक सिस्टम में यूटिलाइज नहीं होगा, 100% एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो सबस्टेंस ऐसे हैं जो 100% एलिमिनेट होते हैं, क्रेटिनिन और दूसरा इनुलिन। और कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं ग्लूकोज जो 100% रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है, 100% एलिमिनेशन, 100% रीएब्जॉर्प्शन। थैंक यू बेटा। अगेन हैव अ ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड बी अ विनर। अगेन फिर से वही बोलूंगा, नीट 2020 आ रहा है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखना, 100% आप क्रैक करोगे और आप फ्यूचर के डॉक्टर बनने वाले हो। अगेन बोलूंगा बेटा, थैंक यू, लेट्स क्रैक नीट यूजी। फिर से अगेन वही बात रिपीट करूंगा, मेरा कोड है MD001। मैं खुद चाहूंगा कि आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, लाइव इंटरेक्शन मिलेगा। तो बस अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इस कोड को यूज करना है, MD001, जो आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020।